हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के कोर्स को देखेंगे। अब देखिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की संख्या भी हमारे चैनल पे बहुत कम है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। फिर भी फर्स्ट सेमेस्टर का कुछ कार्य होना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे डिमांड कर रहे थे लगातार। तो फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को मैं बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही छोटे संक्षिप्त रूप में कराने की कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लगभग संपूर्ण सिलेबस बहुत ही संक्षिप्त रूप में प्राप्त हो जाए, ताकि आप सभी जिनकी बैक है वो सभी लोग बैक को क्लियर कर सकें। तो ये वीडियोस हो सकता है प्रोबेबली दो वीडियो में मैक्सिमम मैं आपकी पूरी मैथ ही ख़त्म कर दूं, समाप्त कर दूं, ऐसी कोशिश रहेगी। तो जितना कर सकेंगे करेंगे, अब देखते हैं क्या हो पाता है आगे। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना वीडियोस को शेयर करें और सारे फ्रेंड्स को जोड़ते रहें, ताकि आगे भी आप लोगों की शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प बने रहें। और फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो भी स्टूडेंट्स अभी इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहें। तो चलिए देखते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी कार्य कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये जो आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आपके 2 से 3 चैप्टर को कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे मैं मैक्सिमम अभी कराता चला जाऊंगा और आपको प्रश्नों के आधार पर चैप्टर्स कराता चला जाऊंगा। ठीक है, लगभग सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए, सीखिए और प्रैक्टिस करिए। जैसे सबसे पहले अंक क्या होते हैं। अंक आप सभी जानते हैं कि 0 से लेकर के 1 2 3, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अंक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो संकेत, गणितीय संकेत आपके सामने 0 से लेकर 9 तक गणितीय संकेत लिखे हैं, इनको अंक कहा जाता है। और इन अंकों के संयोग से संख्या बनती है। जब भी पूछा जाए कि फिर संख्या क्या होती है, यानी नंबर क्या होता है, तो संख्या जैसे मान लीजिए 1 और 3 मिला 13 हो गया। ठीक है, अपने आप में ये अंक भी संख्याएं हैं, मतलब 7 भी कोई एक संख्या ही है, 9 भी एक संख्या ही है। लेकिन जैसे अब इनके कॉम्बिनेशन से 3 और 9 39 बन गया, या 1 और 7 17 बन गया, तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जैसे 403 है तो 403 बन गया, इसी प्रकार से 815 बन गया। कुछ भी जब इन अंकों के संयोग से कोई भी संख्या बनेगी, मतलब इन्हीं अंकों के संयोग से ही संख्या बनती है। आप क्या डिफाइन करेंगे कि ये गणितीय 0 से लेकर 9 तक के गणितीय संकेतों को अंक कहते हैं। अब संख्या अगर पूछा जाए तो संख्या इन्हीं अंकों के संयोग को संख्या कहते हैं। अंकों के मिलने से संख्या बनती है। तो बहुत ही बेसिक सा परिचय जो आप जानते भी हैं। तो फटाफट इनसे आगे बढ़ते हैं और अब आगे चलते हैं। और यहाँ पर आपके सामने जो बातें की गई हैं, जैसे प्राकृतिक और पूर्ण संख्या। आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जिसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जब संख्या, वे संख्याएं जिनको गणना करने में प्रयोग करते हैं। गणना मतलब गिनती, काउंटिंग करने में, इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। भाई जैसे कोई चीज़ है, ये मार्कर है तो ये 1 है तभी इसकी काउंटिंग शुरू होगी। अगर हम बोलें 0 मार्कर तो इसका मतलब मार्कर है ही नहीं, तो गणना नहीं हो सकती। यानी गणना करने के लिए कम से कम किसी वस्तु का 1 होना जरूरी है। तो इसीलिए जो प्राकृतिक संख्या है, इनको गणना करने वाली संख्याएं भी कहा जाता है, काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। इसीलिए 1 से प्रारंभ होती है, तो 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से अनंत तक की जो जितनी भी संख्याएं हुए, वो सभी अनंत को इन्फिनिटी ऐसे बनाते हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्या है। अब आता है कि पूर्ण संख्या फिर क्या है। पूर्ण संख्या तभी बनेगी जब कोई संख्या इसमें एक मेंबर ऐसा है जो गायब है, जो मिल जाए तो संख्या को पूर्णता मिलती है। जब तक 0 कभी भी संख्याओं के साथ नहीं होता, तब तक आप ज़्यादा संख्याएं बना नहीं सकते। इसका मतलब कि पूर्ण संख्या तभी होगी, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर कहा जाता है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वो होगी जो 0 से शुरू होगी। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ दें तो बना समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या है। 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे 7। तो ये जो है अनंत तक की संख्या है, 0 शामिल हो गया। देखिए आप बस अगर आप केवल यहाँ से ध्यान दें तो ये प्राकृतिक ही संख्या, यहाँ से अगर ध्यान दें 1 से, तो ये प्राकृतिक संख्या वाला ग्रुप ही है जो ऊपर है। लेकिन 0 को शामिल जैसे ही इसमें कर दिया, इस फैमिली में, तुरंत ये पूर्ण संख्या कहलाई। इसका मतलब पूर्ण संख्या क्या है? जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो इस प्रकार का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब हम यहाँ से 2 निष्कर्ष भी बना सकते हैं। निष्कर्ष नंबर 1, सबसे सिंपल से निष्कर्ष, एक विशेष निष्कर्ष आप बना सकते हैं।
ये कह सकते हैं कि भाई सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। देखिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण में शामिल है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये कह सकते हैं ना, संख्याएं हैं। किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, क्योंकि ये पूर्ण संख्या में जीरो देखिए एक ऐसा मेंबर है जो कि इसमें नहीं है। इसका मतलब हम ये स्टेटमेंट तो कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण है, बिल्कुल, क्योंकि सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं, देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मिल जा रही हैं। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक में मिलेंगी? नहीं, क्योंकि जीरो नहीं मिलेगा वहां। तो हम ये कह सकते हैं किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती। ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखें, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं हो सकती, प्राकृतिक नहीं हो सकती, ये आप स्टेटमेंट ध्यान रखें। तो इस प्रकार से पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं आप समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी से थोड़ा स्पीड में करेंगे। पूर्णांक क्या है? देखिए पूर्णांक क्या है, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आप देखते हैं, आपको मालूम है बीच में जीरो होता है, इधर राइट हैंड पे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं जैसे +1 +2 +3 +4 +5, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, 1 2 3 4 5 ऐसे। इधर राइट हैंड पे सब धनात्मक संख्याएं लिखी जाती हैं और लेफ्ट हैंड पे सभी ऋणात्मक संख्याएं लिखी जाती है। आप जानते हैं जैसे -1 -2 -3 -4। अब ये इस तरीके से -इन्फिनिटी तक, और इधर इसी तरीके से ये +इन्फिनिटी तक संख्याएं चली जाएंगी, अनंत तक इधर भी, अनंत तक इधर भी। ये सभी पूर्णांक, यानी कि आप देख रहे हैं कि इन्हीं को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक मतलब ये है पूर्ण अंक, जो अंक पूर्णता में, पूर्ण रूप में हो, ठीक है, यानी दशमलव या भिन्नों के रूप में ना हो, पूर्ण रूप में संख्याएं, जीरो और सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। क्या बोलेंगे? जीरो सभी धनात्मक संख्याएं तथा सभी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। ये हो गया। अब पूर्णांक क्या होता है? धनात्मक भी ऋणात्मक भी, ये सभी पूर्णांक है। जितनी भी नेगेटिव नंबर्स हैं, आप ये समझिए, जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, आप पूर्णांक में किसको किसको बोलेंगे? सभी ऋणात्मक संख्याएं, और फिर बोलेंगे सभी धनात्मक संख्याएं, और साथ ही साथ जीरो और शून्य। ये जो है संपूर्ण, इसी को क्या बोलेंगे? सभी समूह को पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक संख्याओं को कभी कभी आप इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं, तो आई पर प्लस लगा देते हैं, आई पर, ये देखिए ऋणात्मक था तो आई पर माइनस लगा देंगे, इंटीजर आई पर प्लस से प्रदर्शित कर देंगे, जीरो को ऐसे ही कर देंगे। वो तो प्रदर्शित करने का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आपको सीधे याद रखना है कि सभी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं एवं जीरो के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम भिन्न के रूप में, मतलब आप a/b कह लीजिए, इस रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप कई किताबों में p/q के रूप में बोलते हैं, चाहे जो बोलिए। जिन संख्याओं को हम a/b या p/q के रूप में प्रदर्शित करते हैं, कोई भी एक आप बता सकते हैं, चाहे जो बोले। ठीक है, तो मैं चलिए p/q ज़्यादा मिलता है इसी को ले लेता हूँ। जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर है, पूर्णांक हो, जहाँ पर p और q पूर्णांक हो और q जो है ये जीरो ना हो, जीरो के बराबर ना हो, ये शर्त ध्यान रखिए। इसका मतलब ये p/q लिखा है तो मतलब ये एक भिन्न लिखा हुआ है। एक देखा जाए, जब इस रूप में कोई संख्या लिखी होती तो भिन्न कहते हैं। अभी आगे भिन्न का भी हम परिचय लेंगे। ठीक है, तो जैसे अब ये लिखा है 7/11, तो ये क्या है? एक भिन्न भी है और ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हमने 7/11 इस रूप में लिख लिया, मतलब अंश और हर के रूप में लिख दिया, अंश बटे हर। तो वो सभी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां पर q जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि ये लिखा है 5 और नीचे /0, ये कभी भी परिमेय नहीं हो सकता। इसको तो ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। कभी भी जीरो हर में हो जाएगा तो ये संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती, चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या क्यों ना हो, ऊपर हर के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ऐसी संख्याएं परिभाषित ही नहीं है गणित में, इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है। ठीक है, तो आप समझ गए कि ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे 8/13 है, ये परिमेय संख्या है। 5/7 है परिमेय संख्या। 11/19 है परिमेय संख्या।
ये सभी परिमेय संख्या -1/7 है, परिमेय संख्या है। सभी प्रकार की संख्या ऐसी जिनको हम p/q में लिख सकते हैं वो सभी परिमेय संख्या है। अब आ गया अपरिमेय संख्या, फिर क्या है अपरिमेय, जिसको हम इरेशनल कहते हैं, परिमेय संख्याओं को रैशनल नंबर्स कहते हैं। तो अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहेंगे भाई? अपरिमेय संख्या कहेंगे ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में यानी भिन्न के रूप में, इसको लिखने का मतलब क्या हुआ, भिन्न के रूप में, अंश बटा हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं। जैसे आप जानते हैं जितनी रूट की संख्याएं हैं, जैसे √2, √3, लेकिन ऐसी रूट की संख्या है जिनका रूट निकले ना। जैसे आपसे कभी ये पूछ लिया जाए √4 क्या है, तो √4 परिमेय है क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 निकल आता है। √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा, √7 का नहीं निकलता, √8 का नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से √9 अगर लिखा है तो ये परिमेय है क्योंकि √9 का तो 3 आ जाएगा। ऐसे √16 कहीं है तो ये 4 हो जाएगा, तो ये परिमेय है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल आएगा वो परिमेय, जिनका नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। तो इस प्रकार की संख्या है, या इन्हीं के साथ कोई कॉम्बिनेशन हो, जैसे में ये √2 है ऐसा लिखा हो 7√2, ये भी अपरिमेय। 7 + √2 प्लस या माइनस में भी तो ये भी अपरिमेय। मतलब रूट वाली ऐसी संख्याएं चाहे अब किसी अन्य संख्या के साथ गुणे में हो या प्लस में हो, या मान लीजिए जैसे 11 - √3, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हुई, रूट वाली संख्या। तो आप ये ध्यान रखिए, ये संख्या √2, √3, √5, √7, √8 है ना, √11, इस तरीके की जो संख्याएं हैं ये सब भी अपरिमेय हैं, और इनका संयोग अगर प्लस या माइनस में है तो ये भी अपरिमेय होता है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि 8 - √11 क्या है, ये एक पूरा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहूं कि भाई 13√5 क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और एक चीज और याद रखिए, पाई कैसी संख्या, पाई भी एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का मान आप जानते हैं जो 22/7, एक्चुअली ये पाई का 22/7 जो मान है वो इसका वास्तविक मान नहीं है, लगभग मान है। तो वास्तविक मान इसका ज्ञात ही नहीं किया जा सका पाई का, इसलिए पाई कैसी संख्या है, पाई को हम अपरिमेय में जोड़ते हैं क्योंकि इसकी वास्तविक इसका मान हमें ज्ञात नहीं है। तो कभी पूछा जाए पाई कैसी संख्या, तो ये मत सोचिएगा कि 22/7 होता है इसलिए परिमेय है, नहीं। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या, इसको स्पेशली अलग से समझ लीजिए। पाई कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। कारण अगर कोई पूछे तो कारण यही कि इसका मान अभी तक ज्ञात ही नहीं किया जा सका, इसका यथार्थ मान, निश्चित मान ज्ञात ही नहीं किया जा सका है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपने देखा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे आप समझेंगे। तो आई थिंक अब आप परिमेय और अपरिमेय भी अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है स्थानीय मान एवं जातीय मान। देखिए कोई भी संख्या ऐसे लिखी हो, जैसे मान लीजिए आपका ये संख्या लिखी हो और इसमें कहा जाए प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान का मतलब होता है वह संख्या जिस स्थान पर हो। जैसे 9 क्या है, इकाई के स्थान पर, इधर से पढ़ते ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9 इकाई पर है तो 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, इस 9 का स्थानीय मान 9 ही हो गया। 3 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 3 को किस स्थान पे है, इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे है तो 10 से गुणा करिए, ये 30 आ गया। इसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 कहाँ पर है, इकाई दहाई, सैकड़ा के स्थान पे, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 700 हो गया। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा जाए इस संख्या में तो 5 कहाँ है, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार वाले स्थान पर, इसलिए 1000 से गुणा कर दीजिए तो 5000 हो गया। 5 को 1000 से करेंगे, ये प्रत्येक अंक या प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान आ गया। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या होता है, उस संख्या के अंक को उसके स्थान के मान से गुणा करके जो प्राप्त होता है वही स्थानीय मान है। ठीक, आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि 83045 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 जहां पर है वहां पर पहुंचिए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें स्थान पर है तो इसको 1000 से गुणा करेंगे, मतलब आ जाएगा 3000। तो इस संख्या में 3 का स्थानीय मान 3000 है। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे प्रश्न स्थानीय मान के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको जनरल और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप देखिए कभी कभी ऐसे प्रश्न आएंगे कि भाई ऐसा आपको एक संख्या दी गई और यहाँ पर कहा गया कि आप 6 और 3 के स्थानीय मानों का योगफल बताइए। 6 का स्थानीय मान, तो देखिए 6 का स्थानीय मान कहाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 6 को 10,000 से गुणा करिए तो आएगा 60,000, है ना। और 3 का भी स्थानीय मान बताना था, तो 3 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो ये 1000वें स्थान पर है तो ये आ गया 3000,
है ना। अब इन दोनों का योगफल बताना है। आपसे प्रश्न था कि इस संख्या में 9,63,108 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का योगफल बताए। तो पहले तो स्थानीय मान निकाल लिया, अब इनको जोड़ेंगे तो योगफल क्या हो जाएगा भाई, 60,000 में 3,000 जुड़ जाएगा तो 63,000 हो जाएगा। 60,000 और 3,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63,000। कभी हो सकता है ऐसा बोलते कि इन दोनों का अंतर बताइए, योग ना पूछ के कोई भी दो संख्याओं के स्थानीय मान दे देते और कहते इनका अंतर बताइए, तो हम तुरंत इसको माइनस कर देते भाई। 60,000 में से 3,000 हटा देंगे तो आपका 57,000 यानी 57,000 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर कोई भी प्रश्न इस तरीके का आए तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे का प्रश्न लेते हैं हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान में। जैसे मैं यहाँ से प्रश्न लेता हूँ 1, 6, 7, 5, 4 और आपसे कहता हूँ इस संख्या में 7 का जातीय मान बताइए। देखिए स्थानीय मान तो आपने देखा कि उस संख्या को उसके स्थान से गुणा कर देते हैं, स्थानीय मान आ जाता है। लेकिन यहाँ जो एक बात आई जातीय मान, इस जातीय मान को कई जगह जातीय मान भी लिखा जाता है और अंकित मान भी कहा जाता है, ध्यान रखिए, दो नामों से ध्यान रखें, या वास्तविक मान भी बोल दिया जाता है कभी कभी। तो जातीय मान या अंकित मान पूछा जाए, कहा जाए 7 का जातीय मान बताइए, तो वो 7 ही होगा। ऐसा नहीं कि इकाई दहाई सैकड़ा, इसको 100 से गुणा नहीं करना। लेकिन अगर इसी संख्या में कहा गया होता 7 का स्थानीय मान बताइए, देखिए ये जो 7 है ये इसका जातीय मान आ गया। लेकिन अगर 7 का स्थानीय मान होता तो 7 को इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पर था तो 100 से गुणा करते तो 700 आता, ये होता है स्थानीय मान। ये जो आता है इसको कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू और जातीय मान को कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। ये इस तरीके से आप चीज़ों को ध्यान रखें। मतलब अगर मैं अभी पूछूं कि इसी संख्या में 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 1 का जातीय मान 1 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं पूछूं 6 का स्थानीय मान क्या है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 6,000 हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा मतलब 6,000, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर। आई थिंक आप स्थानीय मान और जातीय मान बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब मैं आपको एक दो दशमलव पर आधारित संख्याएं भी बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 3, 8, 7.65 ऐसी संख्या है और आपसे कहा जाए कि इसमें 6 का और 5 का स्थानीय मान बताइए जो कि दशमलव के बाद है, या आप लगभग हर संख्या का स्थानीय मान बताइए। तो चलिए देखते हैं। जैसे 5, यहाँ पर सबसे पहले ये याद रखिए कि जो दशमलव के बाएं हाथ पे, लेफ्ट हैंड पे संख्याएं हैं, इनको तो वैसे निकालेंगे जैसे निकालते थे। जैसे अगर हम बात करें कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 × 1, 7 एकम 7, इसको अलग रूप समझेंगे, दशमलव के बाद को अलग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। 8 का बताना है तो 8 कहाँ है, इकाई दहाई, यहीं से देखिए, इसको 10 से गुणा करेंगे 80। इस 3 को बताना है तो क्या करेंगे, 3 × इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुणा कर देंगे 300। इन संख्याओं का तो गुणा करके आता है, लेकिन ये जो दशमलव के राइट साइड में अंक दिख रहे हैं, इनका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो ये जो 6 है, 6 का स्थानीय मान निकलेगा 6/10। दशमलव के ठीक बाद की संख्या को 10 से भाग करेंगे। यहाँ पर देखिए गुणा करते, इसमें गुणा करते हैं दशमलव के लेफ्ट साइड वाली संख्याओं में, लेकिन इधर वाले पार्ट में 10 से भाग करेंगे। तो 6/10 ही छोड़ दीजिए, या भाग करेंगे तो 0.6 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं 10 से भाग करना बहुत आसान है, ठीक है। तो 10 से भाग करना बहुत आसान होता है, जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे दशमलव लगा दीजिए। एक ही जीरो है तो एक स्थान पहले दशमलव लगा दीजिए बस। अब देखिए 5 है तो 5 अब देखिए इसको इस तरफ से इस तरफ की तरफ बढ़ेंगे, है ना, राइट से। तो पहला अंक था 10 किया, दूसरा अंक है 100 करना पड़ेगा। इसका भी ऐसे छोड़ दीजिए, या फिर मान निकालना है तो 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 5 में तो एक ही अंक है, एक जीरो बढ़ाइए, दशमलव लगा दीजिए, ऐसे ये हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आप दशमलव की संख्याओं को भी समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जांपल और दशमलव का लेते हैं और इसको समाप्त करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आपके सामने है और मैं आपसे कहूं कि इसमें आप 2 या यहाँ पर कुछ बदल लेते हैं अंक, चलो 6 कर लेते हैं। 6 का स्थानीय मान बताइए और 7 का स्थानीय मान बताइए। 6 और 7 का स्थानीय मान, तो 6 कहाँ है आप देखिए। अगर जातीय मान पूछेगा तो वही की वही संख्या, जैसे 6 का जातीय मान 6 ही रहेगा, 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, 4 का जातीय मान 4 ही रहेगा।
जाति मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन स्थानीय मान में दशमलव के अगर राइट साइड में पड़ रहा है, दशमलव के राइट साइड में, तो भाग करके निकालते हैं, और दशमलव के लेफ्ट साइड में जो अंक है इनको गुणा ही करके निकालते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि 4 का स्थानीय मान बताओ, तो 4 को गुणा करेंगे, यहाँ से देखिए दशमलव से के पास से जहाँ शुरू हुई, यहाँ 9 से, इकाई दहाई सैकड़ा, 100 नंबर पे 100 से गुणा करिए, 400 आ गया। अगर 4 का पूछते तो इधर को गुणा करेंगे और इधर वाले में भाग करेंगे, ठीक, इधर वाले में दशमलव के राइट साइड में। तो अब देखिए यहाँ पर भाग करेंगे तो 6 का बताना था, तो भाग कैसे किया जाता है, जो दशमलव के ठीक बाद संख्या 3 है इसको करना होता तो 3/10 करते, यहाँ पर है तो 6/100 करेंगे। ऐसे 7 का करना हो तो 7/1000 करेंगे, ठीक है, 10 से 100 से 1000 से 10,000 से ऐसे करते चले जाएंगे। तो 6 को जैसे ही 100 से भाग करेंगे तो 2 जीरो है 100 में, भाग करना बहुत आसान होता है, 100 से 1000 से भाग करना बहुत आसान होता है। 6 लिखिए, 2 जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव आएगा, 1 जीरो बढ़ा के यहाँ दशमलव लगा दीजिए। आप सभी इसको भाग करना जानते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत अच्छे से, या यहीं भी छोड़ देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव के अंकों का स्थानीय मान भी समझ गए होंगे। आई होप आपको स्थानीय मान और जातीय मान अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5, सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या बना। ये तो बहुत आसान है, जैसे कोई बोलता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अगर मैं कहूँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जरा इनको आप बताइए। तो आप खुद ही जानते हैं 3 अंक शुरू कहाँ से होते हैं संख्या में, आपको मालूम है 99 में 2 अंक होते हैं, इसके बाद जस्ट 100 में 3 अंक हो जाते हैं। देखिए तो इसका मतलब 3 अंक जो प्रारंभ भी होता है वो 100 से प्रारंभ होता है। 3 अंक की सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या 100 है, तो आप यहाँ 100 लिखेंगे। अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप जानते हैं 999, क्योंकि इसके ठीक बाद आ जाएगा 1000, और 1000 में अंक है 4, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं कि जब आपको छोटी संख्या बतानी होती है जितने भी अंक की, तो उसमें 1 लिख के बाकी 0 कर देते हैं, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी तो तीनों 9 हो गए। अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि भाई 5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या, इसको यहाँ लिखिए, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। ये दोनों आपको बताने हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, तुरंत आप कहेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी लिखनी थी, तो आप सबसे छोटे में 1 पहले लिखते, बाकी 0 कर देते हैं, तो 4 0 लगा। देखिए 5 अंक हो गए इसमें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी तो 5 बार बस 9 ही लिख दीजिए, ये आपको पता चल गया। अब अगर 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 7 बार 9, ये सबसे बड़ी संख्या 7 अंकों की। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 लिखिए, बाकी 6 0 बना दीजिए। तो इस प्रकार से आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बना लेंगे। आई होप आप बहुत अच्छे से इनको समझ गए होंगे, ढंग से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गई पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती या अनुवर्ती। देखिए एक होता है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती पूर्व शब्द ही है ठीक पहले आने वाली संख्या, ठीक। जैसे मैं कहूँ 8 की पूर्ववर्ती बताओ तो आप कहेंगे 7, क्योंकि 8 के ठीक पहले 7 आता है, ठीक। अब इसी तरीके से अगर पूछा जाए अनुवर्ती, अनुवर्ती का एक और नाम है, अनुवर्ती कहें या कहीं कहीं आपको उत्तरवर्ती लिखा मिलेगा, ये एक ही बात है, ठीक है, दोनों बातें एक ही। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 13 का उत्तरवर्ती बताइए तो आप कहेंगे 14, क्योंकि 13 के ठीक बाद वाली संख्या। मतलब उत्तरवर्ती या अनुवर्ती निकालने के लिए 1 प्लस कर दिया जाता है, पूर्ववर्ती निकालने के लिए 1 माइनस कर दिया जाता है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि धनात्मक संख्याओं में तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई 98 की पूर्ववर्ती बताओ तो आप इसके ठीक पहले वाला 97 बता देंगे, एक पहले। मैं कहूँ 122 का पूर्ववर्ती बताओ, आप तुरंत कहेंगे 121, क्योंकि 1 कम कर देंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या। लेकिन जब ऋणात्मक संख्याएं आएंगी, जैसे मैं कहूँ कि -13 का पूर्ववर्ती बताओ, तो अब आप क्या करेंगे, भाई -13 है ही, इसमें क्या करेंगे आप 1 माइनस करके मिलता है 1 पहले, तो जब आप 1 माइनस करेंगे तो -13 था ही, एक और -1 हो गया,
तो माइनस माइनस एक्चुअली प्लस हो जाएगा, तो -13 और -1 मिलके -14, जो दो ऋणात्मक संख्याएं जब जुड़ती हैं तो माइनस में ही रहता है, तो मतलब -13 का पूर्ववर्ती -14। ऐसे ही कभी भी अगर पूछा जाए कि -26 की पूर्ववर्ती बताओ, तो -26 माइनस की संख्या होगी, तो इसमें से आप एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -27। ध्यान रखें, नेगेटिव नंबर्स में बहुत अच्छे से ध्यान रखें। देखिए धनात्मक संख्याएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक एक पहले का आप बता लेंगे, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में आप देखिए अनुवर्ती में इसी प्रकार से समझिए। अगर मैं कहूँ कि भाई -32 है, इसकी अनुवर्ती बताओ, तो इसमें एक प्लस करेंगे, अनुवर्ती में एक प्लस करते हैं, तो आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो -31 आएगा। देखिए यहाँ से, ठीक है, अनुवर्ती में आपने प्लस किया। जैसे मैं कहूँ -57 की अनुवर्ती बताइए या उत्तरवर्ती बताइए, तो आप +1 करेंगे, +1 करेंगे तो कितना देखेंगे, प्लस माइनस माइनस, फाइनली -56। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। ऋणात्मक संख्याएं जितनी भी होंगी, ऋणात्मक संख्याओं में हमेशा अनुवर्ती निकालने के लिए एक प्लस करते हैं, और ऋणात्मक संख्याओं की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए एक माइनस करते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए और अच्छे से समझिए। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 76 की -76 की पूर्ववर्ती बताओ, तो तुरंत आप -76 में एक घटाएंगे, और जैसे घटाएंगे तो आएगा माइनस माइनस प्लस। दो ऋणात्मक संख्याएं जब जुड़ती हैं तो उत्तर ऋणात्मक ही रहता है, 76 और 1 77 हो जाएगा। ये इसकी 76 की पूर्ववर्ती संख्या हुई। ध्यान दीजिए, अगर कहें -145 की पूर्ववर्ती बताओ, तो आप इसमें से एक और माइनस करेंगे, तो ये माइनस का 146 आ जाएगा। ऋणात्मक संख्याओं के लिए ध्यान रखिए, धनात्मक तो बहुत आसान है। धनात्मक कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे 236 है, इसकी पूर्ववर्ती, तो इसके ठीक पहले क्या आएगा, इसके ठीक पहले आएगा 235। ठीक है, ये तो आप धनात्मक में कोई टेंशन नहीं, एक माइनस कर देंगे, आराम से बता देंगे, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसीलिए मैंने अच्छे से इसको समझा दिया, आप लोग ढंग से समझिए और इसको पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती को अच्छे से समझ लीजिए। ये भी हो गया आपका। अब आता है योगात्मक, गुणात्मक, तत्समक और प्रतिलोम। देखिए जो योगात्मक तत्समक है, यहाँ से एक वर्ड आता है योगात्मक तत्समक। ये किसको कहा जाता है, शून्य को कहा जाता है, योगात्मक तत्समक। और एक वर्ड आता है गुणात्मक तत्समक। अगर पूछा जाए गुणात्मक तत्समक किसे कहते हैं, तो एक को गुणात्मक तत्समक और शून्य को धनात्मक योगात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है, तो योगात्मक और गुणात्मक तत्समक हो गया। ठीक है, ये दो वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे कि अगर ये तत्समक पूछा जाए, योगात्मक तत्समक बताइए, आप कहेंगे 0, गुणात्मक तत्समक बताइए तो आप कहेंगे 1। अब हम आते हैं योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए जब भी प्रतिलोम वर्ड आएगा कि आप प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो जैसे मैं कहूँ 7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो योगात्मक प्रतिलोम ये होगा, वर्ड यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, 7 का योगात्मक प्रतिलोम। ध्यान रखिए यहाँ पर शब्द प्रतिलोम आया है। जब प्रतिलोम निकालना है वो भी योगात्मक, तो 7 का चिन्ह बदल दीजिए, 7 का योगात्मक प्रतिलोम -7, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाना चाहिए। योगात्मक प्रतिलोम का रूल ये है कि उनको योगफल करें तो 0 मिलना चाहिए, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, योगात्मक तत्समक 0 होता है। तो 7 का -7, मतलब अगर आपसे कहा जाए 7 का योगात्मक प्रतिलोम तो -7। इसी तरीके से अगर -7 का पूछा गया होता तो +7। अगर बोला जाए 11 का बताइए तो -11, -11 का बताइए तो +11। सिर्फ चिन्ह बदल देंगे, कोई भी संख्या क्यों ना हो, जैसे -231 का योगात्मक प्रतिलोम तो +231। ठीक है, तो कोई भी संख्या क्यों ना हो, योगात्मक प्रतिलोम बताने के लिए, क्योंकि देखिए +231 -231 0 हो जाएगा, +11 -11 0 हो जाएगा, +7 -7 11 हो जाएगा। मतलब योगात्मक प्रतिलोम सामान्य रूप से उनको जोड़ने पर 0 हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब उनका चिन्ह बदल दें बस। अब जैसे मैं कहूँ -x है, इसका योगात्मक प्रतिलोम तो +x, क्योंकि x प्लस का और x माइनस का 0 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि -a/b है, इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो आप कहेंगे भाई प्लस का a/b, इनको भी जोड़ेंगे। जैसे 5/7 का तो -5/7, क्योंकि 5/7 और -7 5/7 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि 13/19 का तो -13/19। आप देख रहे हैं केवल चिन्हों को बदल दिया जा रहा है बस।
यदि आप चिन्हों को बदल देते हैं, वो भिन्न हो या संख्या हो, तो वो उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम हो जाता है। आपको ये बात अब ध्यान रखनी है, समझना है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, योगात्मक प्रतिलोम। अब मैं गुणात्मक प्रतिलोम की बात करता हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम में एक आना चाहिए, वर्ड आया आपका गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होना चाहिए, एक आना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि भाई 7/11 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इसको पलट दें, यानी 11/7 कर दें और गुणा करेंगे तो देखिए 11 से 11, 7 से 7 कट जाएगा और उत्तर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम 11/7 होगा। पलट के उस भिन्न को, संख्या को पलट दें। जैसे मैं कहूँ कि 9 का बताइए, तो आप कहेंगे 1/9, क्योंकि 1/9 और 9 कट के फाइनली 1 आएगा। तो इसका मतलब 9 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/9, या ऐसे कहें 1/9 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 9। कभी भी जैसे ऐसे लिखा 1/7 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो आप कहेंगे 7, क्योंकि इनको जैसे गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। तो आपको ये गुणा करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ ये बताना है कि हाँ गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम में आपने ध्यान दिया, जो भी संख्या है, जैसे 13/15 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 15/13, केवल आपको अंश और हर पलट देना है या संख्याओं को पलट देना है। जैसे मैं कहूँ 8 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/8, या ऐसे 1/11 का गुणात्मक प्रतिलोम तो केवल 11। ठीक, जब 1/11 का पूछा जाएगा तो 11, 11 का पूछा जाएगा तो 1/11। इसमें चिन्हों को बदलना नहीं होता, इसमें संख्याओं को पलटना होता है। ठीक है, जैसे अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जरा -7/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो माइनस तो माइनस ही रहेगा, बस ये 19/7 हो जाएगा पलट के, बस ये माइनस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो -7/19 का गुणात्मक प्रतिलोम -19/7, बस संख्याओं को पलट देना है और चिन्ह वही रखने हैं। जबकि योगात्मक प्रतिलोम में आपने देखा था चिन्ह को बदलना होता था। ठीक है, अभी तो ये सारी बातें आप ध्यान रखें। गुणात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक आध प्रश्न और ले लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 2x/y, इसका बताइए गुणात्मक प्रतिलोम, तो y ऊपर कर दीजिए, 2x नीचे कर दीजिए, हो गया। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ये है, और कभी अगर इसका पूछा जाए तो आप कह देंगे ये है 2x/y। दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। अगर कहा जाए -x/3z, इसका बताइए, तो आप क्या करेंगे, 3z को ऊपर कर देंगे और ये माइनस का माइनस रहे, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चिन्ह वही रहेगा, बस केवल इसको पलट देना है। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, और इस प्रकार से आप गुणात्मक प्रतिलोम बता लेंगे। क्योंकि अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो 3z से 3z कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x कट के 1 आ जाएगा। तो आपको ये नहीं दिखाना कि 1 आ रहा है कि नहीं, बस आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। ठीक है, आई थिंक अब आप गुणात्मक प्रतिलोम भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ये आ गया कुछ सिंपल सी संख्याएं हैं जिनको सरल करना आपको आना चाहिए। जैसे ये पूछा गया प्रश्न था, इसका मान बताना है, तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्याओं को सरल कर लेते हैं। तो ब्रैकेट में 8 दूनी 16 और ये प्लस का 3। अब आपको मालूम है, देखिए इन संख्याओं को सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल मालूम होना चाहिए, जो कि आप अच्छे से जानते हैं। इसको तो मैं ऐसे ही सरल कर देता हूँ क्योंकि कोई दिक्कत नहीं इसमें। माइनस का ये 16 और प्लस का 3, पहले प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, पहले प्लस करते हैं फिर माइनस। तो ये प्लस का 13, ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 और ये प्लस का 13, कितना हो जाएगा 16, और फिर ये आगे -16 लिखा है, तो 16 में 16 जाएगा 0, इसका उत्तर हो गया 0। ठीक है, ये प्रश्न लग गया, 2015-16 में पूछा गया था। ठीक है, कुल मिलाकर के अब मैं आपको रूल समझा देता हूँ। रूल ये है जो आपने पढ़ा है बॉडमॉस, एक रूल होता है बॉडमास। ठीक, इसी रूल से ऐसी संख्याएं सॉल्व की जाती हैं, और ये रूल आना बहुत ही आवश्यक है आपको। बॉडमॉस रूल क्या कहता है, बॉडमॉस का मतलब होता है, देखिए इनके जो अक्षर है इसका अर्थ क्या है, बी फॉर ब्रैकेट्स, जितने भी ब्रैकेट्स हैं। और ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, एक ऐसे लाइन बना होता है, एक ऐसे बना होता है, और एक ये वाला ब्रैकेट होता है, और एक ये 4 प्रकार के ब्रैकेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको अभी हम अच्छे से समझेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ यानी हिंदी में का, और ब्रैकेट्स को हिंदी में कोष्ठक कहते हैं। डी का मतलब होता है डिवीज़न, और डिवीज़न का मतलब भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, गुणा करना। और ए का मतलब होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग करना या जोड़ना, योग कह लीजिए या जोड़ना कह लीजिए। और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना या माइनस करना। तो ये आपका बॉडमॉस होता है और ये रूल यही कहता है कि आप बॉडमॉस के अकॉर्डिंग करें, पहले ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट सॉल्व करें और फिर ऑफ लिखा हो यानी का तो का सॉल्व करें, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। इस क्रम में आप सॉल्व करेंगे अगर कोई प्रश्न है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सब कुछ है, ब्रैकेट्स भी हैं, भाग भी है, ठीक है, प्लस माइनस में, तो इसी क्रम को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। और जो ब्रैकेट सॉल्व होते हैं वो ब्रैकेट ये चारों इसी जैसे क्रम में लिखें। इस ब्रैकेट को जिस पे लाइन बना होता है इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, ठीक है, या रेखा कोष्ठक हिंदी में, और इसको छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट। ये मंझला ब्रैकेट होता है जिसको हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट, और ये होता है बड़ा ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक, यानी कि इसको कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो इस प्रकार से इनके नाम आपको मालूम ही है। अब इनको सरल करेंगे, ध्यान से समझेंगे अच्छे से। बॉडमॉस रूल आप अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, आप सबको आता ही है। अब हम अच्छे से बात करते हैं इन ब्रैकेट्स के ऊपर। ये तो हमें पता चल गया। तो ब्रैकेट में सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होता है जिसको हम कहते हैं रेखा कोष्ठक, है ना। इसको ही अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कहीं पर लिखा हो -7 + 3 और इस पर लगा हो ये बार ब्रैकेट, इसका क्या आंसर होगा। तो आप कभी ऐसा मत करें कि प्लस माइनस माइनस, नहीं, ये ब्रैकेट केवल इस 7 और 3 पर है, तो आप माइनस ये वाला ऐसे रहने देंगे। 7 और 3 10 होगा, तो -10। कभी गलती से ऐसा मत करिए कि प्लस माइनस माइनस करके माइनस का 4 मत बता दीजिएगा, यहाँ पर -10 होगा, ठीक है। अगर मैं कभी बोलूँ कि -3 -2 और इस पर ऐसे लगा हुआ है रेखा कोष्ठक, इसका कितना होगा, तो आप इस 3 और 2 से मतलब रखेंगे, ये माइनस ऐसे रहेगा, 3 में 2 माइनस होगा, 1 आएगा, तो आप -1 बोलेंगे। बस इतना ध्यान रखिए। और तो बाकी सारे ब्रैकेट आप लोग अच्छे से जानते हैं सॉल्व करना, यहीं पर कन्फ्यूज़न अक्सर हो जाता है। तो और ये भी ध्यान रखें कि इनका क्रम क्या है। यदि किसी सवाल में, जैसे यहाँ एक प्रश्न है, इसमें देखिए बड़ा ब्रैकेट है, मंझला है और छोटा है, तो इसमें सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो अगर सबसे पहले कहीं रेखा कोष्ठक है तो इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसके बाद छोटा, फिर मंझला सॉल्व किया जाता है, और फिर ये वाला अंत में इसको, ये इसको सॉल्व करने का क्रम है। यानी ब्रैकेट को सॉल्व करने में सबसे पहले इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को हटाया जाता है, ठीक है। अब प्रश्नों के माध्यम से हम इनका अभ्यास करेंगे, देखेंगे। और एक चीज़ और, ये जो का लिखा होता है बॉडमॉस में, ओ का मतलब जहाँ का था, इसका मतलब ये जैसे कहा जाए कि 15 का 1/3। इसका अर्थ क्या है, का अर्थ होता है गुणा। का जहाँ लिखा हो वहाँ गुणा लगा दीजिए बस। एक्चुअली गुणा अलग से भी है बॉडमॉस में, BODM, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन का भी सॉल्व करने का तरीका होता है, का की जगह गुणा लगा के सरल किया जाता है, ठीक। तो 3 एकम 3, 3 × 5 15, आएगा फाइनली 5, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे करेंगे, प्रश्नों के आधार पर अभी देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे इसी प्रश्न को ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है 121, फिर भाग का चिन्ह, बड़ा ब्रैकेट है, यहाँ 16, फिर माइनस, और फिर आपका ये लिखा है 14 और -3, और ब्रैकेट में है 9 - 6, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये आपका प्रश्न है और ये भी पूछा गया प्रश्न है किसी सन में। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, बॉडमॉस क्या कहता है, बॉडमॉस का मतलब ब्रैकेट। देखिए इसको आप ध्यान में रखिए, B फॉर ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे। ब्रैकेट में भी कौन सा ब्रैकेट, पहले लाइन, फिर ये और फिर ये, इस क्रम को हम फॉलो करते हैं। तो अब देखिए इस ब्रैकेट वाले पार्ट में हम इस ब्रैकेट को पहले देखेंगे, छोटा ब्रैकेट कहाँ है, क्योंकि लाइन ब्रैकेट तो है नहीं, ये वाला ब्रैकेट है ही नहीं, ये वाला है, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, बाकी चीज़ें ऐसे ही कॉपी कर देंगे, उतार देंगे, वहाँ चल के इसी को 9 में से 6 गया तो कितना आया, 9 में से 6 गया 3 आया, तो अब ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो ये बाहर इस 3 और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा माना जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे, ओके। अगर कभी ऐसे संख्याएं लिखी हो तो आप समझिए 3 × 5 है, यहाँ पर गुणा है ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए 121 भागे, आपने देखिए ये वाला ब्रैकेट हटा दिया है, ये वाला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया। अब इस ब्रैकेट की बारी आ गई, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। ये ब्रैकेट देखिए यहाँ से यहाँ तक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो बाकी चीज़ें ऐसे लिखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए 2 तरह के चिन्ह दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको गुणा दिख रहा है और यहाँ माइनस भी दिख रहा है। तो आपको बॉडमॉस में पता है, पहले D फॉर डिवीजन यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। रूल क्या है, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो यहाँ तो भाग नहीं है इस जगह पर, इस ब्रैकेट के अंदर, लेकिन गुणा है, तो पहले हम गुणा करेंगे, यानी 3 × 9,
ऐसा नहीं करिएगा कि 14 में 3 माइनस कर दीजिए 11 और फिर 3 से गुणा कर दीजिए, ऐसा नहीं करेंगे। पहले हम क्या भाग करेंगे, पहले हमारा रूल के अकॉर्डिंग हमारा गुणा होगा, क्योंकि पहले भाग होता है फिर गुणा होता है फिर जोड़ना फिर घटाना, बॉडमॉस का यही रूल है ना। तो ये हमने गुणा कर लिया। अब इस स्टेप में जा करके ढंग से एक एक स्टेप बस समझ लीजिए बस। अब 14 में 9 माइनस हो जाएगा, क्योंकि अब ये करली ब्रैकेट यानी जो मंचला ब्रैकेट है इसमें यही लिखा है 14 में 9 तो 5 बचा। और ये क्योंकि अब अकेली संख्या बची तो ऐसे में मान लिया जाता है कि ब्रैकेट सरल हो गया, यानी ब्रैकेट सॉल्व हो गया। जब एक ही संख्या पूरा सॉल्व हो जाए तो समझिए ब्रैकेट हटा दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये 121 और यहाँ पर भाग का चिन्ह चल ही रहा है, और ये 16 माइनस, अब देखिए अब इसी ब्रैकेट की बारी आई क्योंकि ये भी अब खत्म हो गया। तो अब 16 में से 5 गया तो कितना बचा, 16 में से 5 गया तो 11 बचा। फाइनली अब आपका 2 ही अंक बचे, इनको अब सरल कर दीजिए, खत्म। और आप सभी जानते हैं कि 121 और भाग करेंगे 11 से, तो 121 को 11 से 11 गुणे 11 121 होता है, फाइनल 11 ही उत्तर आ जाएगा। ऐसे भी भाग करेंगे तो भी 11 ही आएगा। आप अगर भाग करके देखेंगे भी, देखिए 11 एक कम 11, 1 बचा, फिर ये 1 उतारेंगे, फिर से 11 एक कम 11, खत्म, तो भी 11 ही आएगा। 11 गुणे 11 121 होता है, बाकी आप सभी इसको जानते भी हैं। तो ये आपका प्रश्न था और ये लग चुका है, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को बॉडमॉस में करते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि बॉडमॉस में किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कोई भी प्रश्न इसी प्रकार का बनाऊं, मान लीजिए 135 माइनस, इसी तरीके से एक प्रश्न मैं बनाता हूं, कोशिश करता हूं, अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। माइनस यहाँ से 13 माइनस, और इस जगह मैं लिख देता हूँ छोटे ब्रैकेट में 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 माइनस 2, और इस पर ये वाला ब्रैकेट करके चलिए इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर आप सॉल्व कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप देखिए इस रेखा कोष्ठक को सरल करेंगे, तो बाकी चीज़ें हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ये 8 ऐसे ही रहेगा। आपको मालूम, मैंने बताया कि इस माइनस से कोई मतलब नहीं, रेखा कोष्ठक सिर्फ 3 और 2 पर है, तो 3 माइनस 2 कितना आएगा, 1। ये वाला माइनस जो बाहर, इसको ऐसे रहने देंगे, 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले हमने रेखा कोष्ठक सॉल्व कर दिया। अब हम इस छोटे कोष्ठक को करेंगे, क्योंकि रूल क्या होता है, पहले इसको फिर इसको फिर इसको और फिर इसको सॉल्व किया जाता है। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। 13 माइनस ये वाला जब सॉल्व होगा तो क्या आएगा, ये वाला सॉल्व होगा तो 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा। 8 में से तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। अब ये भी वाला सॉल्व हो गया। अब बाकी चीज़ें हम करेंगे। 15 माइनस, अब इस ब्रैकेट को 13 में से 7 गया तो 7 6 13 होता है ना। 7 6 13 होता है, ये हो गया। अब इसी तरीके से 135 माइनस और फिर ये 15, अब इसको ये सॉल्व भी हो चुका है माइनस का 6। अब इसको देखिए 135 माइनस 15 में से 6 गया, 9 बचा। अब इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना होगा, 5 या 4 और कम होगा तो 126। 126 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ऐसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अच्छे से आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए। आई होप आप इनको समझ गए होंगे और कैसे सॉल्व करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है बॉडमॉस में, बस आप वो ध्यान रखें तो आपका सब सही जाएगा। नेक्स्ट, भिन्न तथा भिन्नों के प्रकार को समझे। देखिए भिन्न क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं। कोई भी भिन्न क्या होगी, 2 ऐसी संख्याएं होंगी जो अंश और हर के रूप में लिखी होंगी। यानी कि सामान्य रूप से आप ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का ऐसा रूप जो a बटा b के रूप का हो, a बटा b के रूप का हो, जहां पर a और b पूर्णांक हो, ठीक है। a बटा b के रूप का हो और a और b पूर्णांक हो, और यहाँ पर एक शर्त है कि जहाँ पर b 0 ना हो, मतलब नीचे वाली संख्या हर में 0 ना हो, क्योंकि कभी भी गणित में कोई ऐसी संख्या डिफाइन ही नहीं, परिभाषित ही नहीं जिसका हर 0 हो। अगर आपसे कहा जाए कि क्या 17/0 गणित में कोई स्थान रखता है, ऐसी कोई संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं, क्योंकि इसको परिभाषित ही नहीं किया गया। इसको इसीलिए ऐसी संख्या को कहा जाता है अपरिभाषित, और अपरिभाषित को अनंत भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, अनंत को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी संख्या जिसका हर 0 हो, ऐसी कोई संख्या परिभाषित गणित में नहीं है, तो इसीलिए हर 0 कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये बोलेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक हो, a और b क्या हो, a और b क्या हो, पूर्णांक हो, और तथा b जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, b 0 नहीं होना चाहिए। तो इस रूप को भिन्न कहते हैं।
अब किसी भी भिन्न में जैसे मैं बोलूं कि भाई 5/11, इसमें ऊपर वाली संख्या को आप सभी जानते हैं अंश कहते हैं, और ये नीचे जो लिखी संख्या है इसको हर कहते हैं, इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में। यानी इसको, ये सभी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए अब इससे ज़्यादा डिटेल इसमें भिन्न में नहीं करेंगे, इतना काफ़ी है। आई थिंक आप भिन्न समझ गए क्या है। अब आपसे कहा गया भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार में पहला है साधारण भिन्न। देखिए पहला आता है साधारण भिन्न। अब आपसे कहा जाए साधारण भिन्न क्या है, तो आप कहेंगे साधारण भिन्न ऐसी भिन्ने जिनको 10 या 10 की घात, जिनके हर को 10 या 10 की घात के रूप में ना लिखा गया हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऐसी भिन्ने जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में ना हो। ठीक, जैसे कभी ऐसा ना हो 5 जैसे मान लेते हैं 5/9, ठीक, ये एक साधारण भिन्न है। 11/13 साधारण भिन्न है। 13/19 साधारण भिन्न है। कुछ भी ऐसा हो, ठीक है। 2/17 एक साधारण भिन्न है। लेकिन अगर कहा जाए कभी ऐसे कि भाई 6/10, तो ये साधारण नहीं है, क्योंकि इसका हर जो है 10 हो गया। अगर कहा जाए 7/100, तो ये भी साधारण नहीं है। ठीक है, ये भी हर 100 हो गया। कभी ऐसे कहा जाए 11/1000, तो ये भी साधारण भिन्न नहीं है। साधारण भिन्न ऐसी भिन्न है जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में न हो। 10 की घात का मतलब क्या होता है भाई? 10 की घात 1 है तो 10 ही होगा। 10 की घात 2 का मतलब 10 दहम 100 होता है। 10 की घात 3 का मतलब 10 × 10 × 10 मतलब 1000। ऐसे 10 की घात 4 का मतलब 10,000। तो ये यानी कि 10, 100, 1000, 10,000 इस रूप में ना हो। यानी ऐसे भिन्ने जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में ना हो, तो वो साधारण भिन्ने कहलाती हैं। ठीक, उसके उदाहरण ये लिखे, कुछ भी आप दे सकते हैं। ये हो गया साधारण भिन्न। तो आई थिंक आप साधारण भिन्न को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं साधारण भिन्न के बाद अगला जो प्रकार है वो दशमलव भिन्न। अब तो दशमलव भिन्न, ठीक, आप बहुत अच्छे से आइडिया आपको लग गया होगा कि अब इसी का उल्टी परिभाषा हो जाएगी। दशमलव भिन्न क्या है? ऐसी भिन्न या भिन्ने जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो। अब देखिए जैसे हम कहें 5/10, ठीक, ये एक दशमलव भिन्न, क्योंकि आप जानते हैं इसका मान 0.5 आ जाएगा सीधे। आपको मान नहीं बताना, बस देख लेना कि हर क्या 10 या 10 की घात के रूप में है। जैसे मैं कहूँ 7/1000, बिल्कुल ये दशमलव भिन्न है। 122/100, बिल्कुल ये दशमलव भिन्न है। 13 - 13/10,000, ये बिल्कुल एक दशमलव भिन्न। तो ऐसी भिन्ने जिनका हर 10 या 10 की घात के रूप का हो, वो सभी दशमलव भिन्ने कहलाती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। आई होप आप इसको भी ढंग से समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट आता है आपका उचित भिन्न। उचित और अनुचित भिन्न। देखिए वर्ड आया उचित, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उचित भिन्न क्या होगी? देखिए उचित भिन्न क्या है? ऐसी भिन्ने, उचित और अनुचित को सम विषम भिन्न भी कह लेते हैं। उचित भिन्न ऐसी है जिनका हर हमेशा अंश से बड़ा हो। ठीक है, ऐसी भिन्ने जिनका हर क्या हो? अंश से बड़ा हो। ये बात ध्यान रखें, उचित भिन्ने कहलाती है। तो पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेन बात लिख दे रहा हूँ। जिनका हर, ऐसी भिन्ने जिनका हर अंश से बड़ा हो। जैसे अंश में हमारे है 3 और हर में 7 है, तो देखिए हर बड़ा है। 11 है, इधर 13 है, तो हर बड़ा है। अंश से 17 है, तो यहाँ पर मैं 29 कर दूँ, देखिए बड़ा है। तो ऐसी भिन्ने जिनका आप देख रहे हैं हर क्या है? अंश से बड़ा है। ये सभी भिन्ने उचित भिन्न। ठीक, अनुचित भिन्न क्या होगा? इसी का उल्टा। अगर अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर, अनुचित भिन्न कह सकते हैं या विषम भिन्न भी कह सकते हैं। इसको उचित या फिर सम भिन्न भी कई जगह लिखा मिलता है। तो आप देखिए उचित भिन्न या विषम भिन्न क्या होती हैं? ऐसी भिन्ने जिनका हर अंश से छोटा हो। जिनका हर अंश से छोटा हो। जिनका हर अंश से क्या हो? छोटा हो। तो अब देखिए ऐसी भिन्नों को, जैसे मैं कहूं कि जिनका अंश हर से छोटा हो, तो जिनका हर अंश से छोटा हो, तो इसका मतलब जैसे 5 है, नीचे 3 है। देखिए हर 3 है, ऊपर 5 है, तो अंश तो बड़ा हो गया, यानी हर छोटा हो गया। हर अंश से छोटा हो गया, तो ये अनुचित भिन्न है। जैसे मैं कहूँ कि ऊपर 13 है और नीचे 9 है। ये देखिए नीचे हर छोटा है। ऊपर आपका 121 है और नीचे 115 है, तो हर छोटा है।
हर अगर छोटा है तो फिर वो भिन्न जो है वो क्या होगा, अनुचित भिन्न कहलाएगी। ठीक है, आप सभी अच्छे से इसको समझ रहे होंगे। तो आई होप आप यहाँ तक ढंग से समझ गए होंगे चीज़ों को, भिन्नों के प्रकार को भी अच्छे से। नेक्स्ट, उचित अनुचित के बाद है समान और असमान। समान भिन्न वो होती है जिनका हर समान हो। ठीक है, समान भिन्न, समान भिन्न क्या होती हैं, जिनका हर समान हो, जिनका हर क्या हो, समान हो या बराबर हो। जैसे मैं कहूँ कि 15/8, ठीक है, 13/8, 2/8, 1/8, ये सभी समान भिन्न है क्योंकि इनके हर समान है। जैसे मैं कहूँ 5/7, 3/7, 11/7, ये सभी समान भिन्न है क्योंकि सबके हर बराबर हैं। यदि भिन्नों के हर बराबर हैं तो वो समान भिन्न कहलाएंगी। अब इसी के बाद आता है असमान भिन्न। तो अब ठीक उल्टा हो जाएगा, असमान भिन्न यानी जिनके हर अलग अलग हो, जिनके हर समान ना हो, जिन भिन्नों या जिनके हर समान ना हो, समान ना हो। जैसे मैं कहूँ 15/13 और 2/7, 9/-9/21, आप देख रहे हैं इनके हर सभी के समान नहीं है, है ना। -9/21 क्या, बल्कि यहाँ पर ले लीजिए 13, कुछ ऐसा ले लीजिए। ठीक है, ये तीनों भिन्न अलग अलग हैं। और यहाँ पर आप ले लीजिए 11 या -4/, इसी तरीके से 15। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे भिन्न जिनके हर अलग अलग हैं, समान नहीं है, तो ये क्या होंगे, असमान भिन्न कहलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, समान असमान के बाद व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब ही होता है उल्टा, पलट देना, किसी संख्या को पलट देना। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या है, जैसे सपोज कोई भिन्न है 7/13, तो इसका व्युत्क्रम होगा 13/7। तो इसका मतलब ऐसी भिन्न जिसके अंश और हर को पलट दिया जाए व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। ठीक है, बस इतना सिंपल समझ लीजिए। जैसे अगर कहा जाए 5/7 का तो 7/5, 11/3 का तो 3/11, ये सभी व्युत्क्रम भिन्न है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए, कोई भिन्न यदि a/b है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, b/a, है ना, पलट जाए बस। तो ऐसी भिन्न व्युत्क्रम भिन्न कहलाती है। आपसे कहा जाए कि -2/5 का व्युत्क्रम बताइए तो -5/2 कर दीजिए, बस पलट दीजिए, इनको पलट दीजिए आपस में। आपसे कहा जाए -1/3 या +1/3 का व्युत्क्रम बताइए तो 3/1। 3/1 नीचे बटे लिखने की जरूरत, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल 3 भी बोल देंगे तो सही है। जैसे कहा जाए 7/19 का व्युत्क्रम बताइए, व्युत्क्रम भिन्न, तो 19/7। भाई प्रश्न हो कि 7/19 का व्युत्क्रम भिन्न 19/7, ऐसे प्रश्न आपको अक्सर मिल सकते हैं, ध्यान रखें। तो ये आपका हो गया व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम के बाद है सतत भिन्न। सतत भिन्न क्या है, सतत यानी कॉन्टिन्यूअस। सतत भिन्न ऐसी भिन्न जो जिनका कोई एक निश्चित नियम ना हो और वो कंटिन्यू रहे। जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा जाए 3 और बटे में 1 + 2/3 + 1/2, ये देखिए ऐसे बढ़ती जा रही, भिन्नों के नीचे भिन्नें बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसी भिन्नें क्या होंगी, वो सतत भिन्न। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर मैं 3/5 + 1/2, आप देख रहे हैं यहाँ भिन्न कंटिन्यूटी से बढ़ती चली जा रही, तो ये ऐसी भिन्नें सतत भिन्नें कहलाती है। ठीक है, जो एक से ज़्यादा भिन्नें किसी बिना निश्चित नियम के लिखी जा रही हूँ। ठीक है, ये सभी सतत भिन्नें हैं, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन। आपको पूछा जाए अब समतुल्य भिन्न, अब क्वेश्चन नंबर 11, समतुल्य भिन्न ज्ञात करना। देखिए समतुल्य, समान मतलब बात ही पता चल रही है, जो तुल्य मतलब बराबर, सम मतलब समान, यानी एक दूसरे के बराबर, समतुल्य भिन्न। अब समतुल्य भिन्न का मतलब ये है जिनको, मान लीजिए जैसे एक भिन्न मैं लिखता हूँ 3/7। अब देखिए इस भिन्न में मैं किसी निश्चित संख्या से अगर गुणा कर दूं, ठीक है, जैसे मैं इसी में बोल के चलूं कि 3 में भी 2 से गुणा कर दें, 3 दूनी 6, और 7 में भी 2 से कर दें, 7 दूनी 14, तो ये दोनों भिन्न आपस में समतुल्य भिन्न है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको आप काटेंगे, 2 × 6, 2 से 3 14, तो 3/7 ही आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम किसी भिन्न में किसी निश्चित संख्या से गुणा करके कोई भिन्न प्राप्त करते हैं तो वह भिन्न समतुल्य भिन्न होती है। जैसे हमने क्या किया, 3 में भी 2 से गुणा किया और 7 में भी 2 से किया, ऊपर नीचे दोनों, तब जाके 6/14 आया। तो ये जो भिन्न 6/14 मिली है वो 3/7 में ऊपर नीचे दोनों समान संख्या से गुणा करके प्राप्त हुई है। तो ऐसी भिन्नें समतुल्य होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि 5/11, अब इसमें मैं 3 से गुणा कर दूं ऊपर नीचे, समान संख्या कोई भी हो,
बस ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करेंगे तो ये आएगा 15/33। ये जो भिन्न है ये इस 5/11 की समतुल्य भिन्न है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं अभी इसको काटा जाए 3 से, 3 11 आ जाएगा और 3 से ऊपर 5 5 15 5 आ जाएगा, तो 5/11 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भिन्न जिनका मान समान होता है, जिनको हम सरल करने के बाद समान मान प्राप्त करते हैं, वो भी समतुल्य भिन्न कहलाती है। या फिर किसी भिन्न में उसके अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके प्राप्त भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती है। ठीक है, जैसे -7/9 है, इसको मैं 4 से गुणा करूं ऊपर नीचे तो देखिए ये -7 चौके 28 और ये 9 चौके 36। ये इस वक्त जो संख्या है वो इस भिन्न की समतुल्य भिन्न है, क्योंकि इसमें समान संख्या 4 से ऊपर नीचे गुणा करके प्राप्त की गई है ये भिन्न। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए और एक तरीका ये भी है कि जैसे मान लीजिए 2 भिन्न, खैर अब तरीका इतना पर्याप्त है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो समतुल्य भिन्न तथा संयुक्त भिन्न क्या होती। अब एक वर्ड आ गया संयुक्त। देखिए संयुक्त का मतलब ये होता है, संयुक्त भिन्न ये होगा जब एक भिन्न में कई प्रकार की भिन्ने ऐड हों। ठीक है, कई प्रकार की भिन्ने ऐड हों। कॉन्टिन्यूअस हो गया, समान, समतुल्य और संयुक्त। संयुक्त मतलब भिन्न के साथ भिन्न हो। इसमें मिश्रित भिन्न नहीं था, ये छूट गया है शायद। देखिए मिश्रित भिन्न एक छूट गया है, तो इसको भी पहले देख लीजिए फिर संयुक्त देखिए। मिश्रित भिन्न, देखिए मिश्रित भिन्न क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे आप ये लिखते 3 सही 2/5, ये एक मिश्रित भिन्न है। अगर ऐसे लिखा जाए 1 सही 2/3, ये एक मिश्रित भिन्न है। तो इस तरीके से जो भिन्नें होती हैं ये मिश्रित भिन्न कहलाती हैं। इनको सरल भिन्नों में बदलने का क्या तरीका, पहले तो मिश्रित भिन्न आप समझ गए, इनको सरल भिन्नों में बदलने का तरीका ये कि इस 5 को 3 से गुणा किया जाएगा नीचे वाली संख्या को, और ये वाली संख्या फिर जोड़ दी जाएगी। मतलब 5 × 15 और इसमें 2 जोड़ दीजिए 17, तो 17/5 नीचे जो है वही रहेगा। इसको सरल भिन्न में बदलना सीख लीजिए। 3 को 1 से गुणा करेंगे। देखिए पहले तो मिश्रित भिन्न क्या है, तो आप ये देख लेंगे कि एक पूर्णांक और एक भिन्न का संयुक्त रूप। मान लीजिए पूर्णांक 7 है और कोई भी मान लीजिए 3/5, तो इसमें देखिए ये वाला पूर्णांक है और ये वाला क्या है, भिन्न है। तो पूर्णांक और भिन्न का संयुक्त रूप मिश्रित भिन्न कहलाता है। ठीक, अब इसको सरल भिन्न में बदलना था, जैसे 7 सही 3/5, तो ये कैसे बदला जाएगा, तो इसका तरीका है 5 × 35, इसको तो गुणा करेंगे 5 × 35 और ये वाला जोड़ देते हैं, तो 5 × 35 3 जुड़ेगा 38, 38 के नीचे ये बटे में जो था वही रहेगा 38/5। इसको बदलिए 3 × 3 और 2 जोड़िए तो 5 और बटे में 3 था 3 ही रहेगा। ये आपका सरल भिन्न बदल जाएगी। तो ये सब तरीके आपको मालूम होने चाहिए। मिश्रित हो गया। अब आप देखिए संयुक्त। संयुक्त भिन्न में एक भिन्न के साथ दूसरी भिन्न होगी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि भाई यहाँ पर 2 सही 1/3 और बटे आप कुछ कह लीजिए यहाँ पर 1 सही 1/2, इस तरीके के जो ये फॉर्मेट हैं ये सब संयुक्त भिन्न है। तो सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक, अब आ जाइए नेक्स्ट, पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न। पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न जैसे आपसे कहा जाए कि 1/3 को भाग करिए, तो आप 1/3 को भाग करेंगे तो आप देखिए 3 से 1 भाग करेंगे, ऐसे दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 × 9 तो 1 बचेगा, फिर 1 0 बढ़ा ही सकते हैं, फिर 3 × 9, फिर 1 बचेगा, 1 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 × 9, फिर 1 बचेगा, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 × 9। ये कभी नहीं खत्म होगी प्रक्रिया, ये कभी खत्म नहीं होगा, आता ही जाएगा। इसका मतलब 0.33333 ये आता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसमें किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही, पुनरावृत्ति मतलब बार बार आना, रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, इसीलिए इनको पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने कहते हैं। ऐसी भिन्ने अगर मिल जाए जिनका मान कभी कटे ना और लगातार एक निश्चित संख्या रिपीट होती रहे, तो ऐसी भिन्ने पुनरावृत्ति दशमलव भिन्ने कहलाती हैं। जैसे 20/6, ठीक है, ये भी ऐसे ही आता चला जाएगा। ठीक है, जैसे ये आप देखें यहाँ, सॉरी 20/6, हाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप 6 × 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 × 18, फिर 2 बचेगा, 1 0, फिर 6 × 18, तो आप देख रहे हैं फिर 2 बचेगा, 6 × 18, तो यहाँ देख रहे हैं 3.3333 आता चला जा रहा है। तो ये कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रिपीटेशन हो, ऐसी भिन्ने जिनका मान कभी समाप्त न हो और एक निश्चित क्रम में वो संख्या रिपीट होती रहे, वो पुनरावृत्त दशमलव भिन्ने कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग काम कर चुके। अब भिन्नों का जोड़ना और घटाना। देखिए अब आपको सीखना है भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो भिन्नों का जोड़ देखते हैं। देखिए भिन्न का कभी जोड़ना हो
तो एक तो ये ध्यान रखिए कि जैसे अगर हर बराबर है, इन दो भिन्नों को जोड़ना, यहाँ देखिए हर समान है, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी, तो तरीका ये होता है कि 5 हर को ऐसे, हर को नहीं जोड़ते, हर ऐसे ही नोट कर लेते हैं, हर बराबर होने चाहिए लेकिन तभी जोड़ सकते हैं। हर जो बराबर है तो इनको एक बार में ऐसे लिख लेंगे और अंश को जोड़ लेते हैं, तो 2 + 1, तो आप देखेंगे 2 1 3 और बटे 5, ये इसका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से अगर कभी मान लीजिए कोई प्रश्न है और यहाँ पर 7/11 और +2/11, ठीक, चलिए यहाँ माइनस भी ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, 11 दोनों में समान है, ऐसे रखेंगे, 7 और -2 को ऐसे घटाएंगे, 7 में 2 घटेगा 5 बचेगा, 5/11 उत्तर हो जाएगा। अब यदि कभी ऐसा हो कि ये हर समान ना हो, तब क्या करेंगे, तब आपको मेन ध्यान रखना है, जैसे 3 बटे आपका यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल 3/8 और इस जगह पर 1/2, अब जोड़ना है। अब समस्या ये आएगी कि हर समान नहीं है, हर देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, तो ऐसी स्थिति में हर को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब तक हर समान नहीं होगा, भिन्नों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए उनका हर समान होना चाहिए। यहाँ एक साथ कर लेते हैं, भिन्नों का जोड़ और घटाना दोनों। अब चलिए देखिए हर समान कैसे होगा। हर समान करने के लिए अब हम गुणा करेंगे, 2 को 8 बनाने के लिए 4 से, ठीक, तो ऊपर भी 4 से गुणा करना होगा, यानी जिस भिन्न के हर को बराबर करना है उस भिन्न के ऊपर नीचे दोनों गुणा करना होता है। आपने डिसाइड किया कि 2 को 8 कैसे बनाए, 4 से गुणा करने पर, तो 4 से सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ऊपर भी गुणा होगा, ये नियम है। तो अब देखिए 3/8 और प्लस ये 4 × 4 और ये 4 दूनी 8। अब हर क्योंकि बराबर हो चुका तो इसको ऐसे लिख लीजिए 8 को, और 3 और 4 को ऊपर जोड़ है तो जोड़ेंगे, 3 4 7/8, इन दोनों भिन्नों का आंसर हो गया 7/8, ठीक है। माइनस होता तो माइनस कर लेते, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अब देखिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे कैसे आप हर बराबर करेंगे। अब यहाँ पर हमें माइनस करना है और हर बराबर है नहीं, तो 7 और 3 पहाड़े में एक दूसरे के आते नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में 3 और 7 का लासा लेना पड़ेगा। 3 और 7 का लासा आप देखेंगे 21 आएगा, 3 × 3 7 ऐसे लिखेंगे, फिर 7 × 7, तो आप देखेंगे 3 × 7 यानी कि इसका लासा 21 आया, जो एलसीएम आया वो 21 अब बनाना है दोनों को, एलसीएम जो आता है वही बनाना होता है। अब इन दोनों को 21 बनाने के लिए देखिए पहला तरीका कि 7 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो 7 × 3 = 21 होगा। जब 3 से गुणा होगा तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। फिर इसके बाद बीच में माइनस है। अब देखिए 2/3, यहाँ 3 को भी 21 बनाना है, इस 3 को 21 बनाने के लिए 7 से गुणा, तो 7 से नीचे भी करेंगे और ऊपर भी करेंगे। ये मैंने आपको बताया कि ऊपर नीचे दोनों समान संख्या से गुणा करते हैं। अब 5 × 3 = 15/21 ये हो गया, -2 × 3 = 14/7 × 21 ये हो गया। अब आप देखिए कि 21 बराबर हो गया, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, और ऊपर जो है ये 15 - 14, इसको सॉल्व करिए, 15 में 14 जाएगा, 1 बचेगा, 1/21 फाइनल उत्तर हो गया इस प्रश्न का, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। भिन्नों को जोड़ने घटाने के लिए उनके हर का बराबर होना जरूरी है। हर बराबर करने के नियम और तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। जैसे कभी ऐसे 2 - 1/3 ऐसी भिन्न मिल गई तो क्या करेंगे, ऐसे भिन्नों को सॉल्व करने के लिए तरीका ध्यान दीजिए। आप चाहें तो एक तरीका ये कर सकते हैं कि इसके हर कोई भी संख्या क्यों ना लिखी हो, जैसे 5 लिखा है तो इसके नीचे /1 तो आप अपने आप मान सकते हैं, हर एक संख्या के नीचे /1 माना जा सकता है, तो यहाँ /1 मान सकते हैं। /1 मानेंगे तो 1 को 3 बनाया जा सकता है, कैसे, 3 से ऊपर नीचे गुणा करके। तो जैसे ही आप इससे गुणा करेंगे तो देखिए 2 × 3 = 6 और नीचे 3 × 3 हो गया, माइनस ये 1/3। अब हर बराबर है तो हर बराबर ऐसे नोट कर लीजिए, और ये जो 6 - 1 है इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 1 5 आएगा, 5/3 उत्तर हो गया। इसी प्रश्न को सरल करने का दूसरा तरीका देखिए, ये आपका था 2 - 1/3, तो देखिए इसको करने का एक और तरीका ही, इसको सीधे इससे गुणा करिए, 3 दूनी कितना हुआ 6, और फिर माइनस है, माइनस लगाइए, ये वाला 1, और बटे में जो था उसको ऐसे लिख लीजिए, तो भी 5/3 आ गया, देखिए 6 में से। ऐसे ही अगर 4 - 2/3 ऐसे सरल करना। अब देखिए ये क्या होगा, 3 को 4 से गुणा करिए, 3 चौके 12, और फिर माइनस है, माइनस लगाइए, ये 2 लिखिए, और बटे में जो था वही लिख दीजिए, तो आप देख रहे हैं 10/3। ऐसे अगर यहाँ पर है 7/3 - 2, ऐसे इसको सॉल्व करना है, तो इस 3 को इधर से गुणा करेंगे, 7 पहले ऐसे लिख लेंगे, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 3 को 2 से, 3 दूनी 6, और बटे में 3 था, 3 ही लिखेंगे, तो ये कितना आया 1/3, ठीक है, 7 में से 6 गया। इन सारे नियमों को ध्यान से देखते चलिए, ये सारे नियम आपको आगे काम आएंगे और फटाफट आप इनसे कर पाएंगे।
सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए 2/9 है और माइनस का 1 है, इसको सॉल्व करना है तो 2 ऐसे रखे, -9 एकम 9 और बटे में ये 9 है तो 9 ही रहेगा। अब देखिए 2 - 9 तो हो नहीं सकता, तो 9 से 2 ही घटेगा, 7 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे और 9, ये आपका उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आप भिन्नों को सॉल्व करना समझ गए हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न लेते हैं और उनको देखते हैं। जैसे 3/7 - 1/4 + 2/3, इसको सरल करिए, इसका मान निकालिए। तो आप देख रहे हैं पहले दो भिन्नें ऐसी देखिए जो प्लस में है, ये वाली और ये वाली, इसको पहले जोड़ लेते हैं। तो 3/7 + 2/3 एक साथ कर लेते हैं और -1/4 किनारे रहने देते हैं। अब या आपके पास ऐसा भी तरीका है कि आप इन तीनों को एक साथ कर सकते हैं। तो तीनों का एलसीएम लीजिए, लासा और सबका हर बराबर कर लीजिए। अभी वो भी बता रहा हूँ, पहले एक एक स्टेप वाइज देखिए। पहले दो भिन्नों को एक साथ करके वो देख लेते हैं। अब 7 और 3 का 21 होगा। इसको 21 बनाने का तरीका क्या, एक तो तरीका ये भी होता है और एक और तरीका होता है। देखिए इन दो भिन्नों को मैं अलग से सॉल्व करना आपको दिखा रहा हूँ, इसको मैं अलग से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। देखिए 3/7 + 2/3, इसका तरीका ये होता है, इसको आप इससे कर दीजिए गुणा, तो 3 का 3 3 × 9 और प्लस है प्लस लगाइए, इसको इससे कर दीजिए, 7 दूनी 14 और बटे में इनको आपस में नीचे वाले 7 त्रिक 21 ऐसे कर लीजिए। तो 14 × 6 = 20, 14 × 6 = 20, 3 = 23, 23/21 इससे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही रूल आप अप्लाई करिए। देखिए इसको इससे करिए 9, इसको इससे करिए, प्लस बीच में है ही 7 दूनी 14 और इनको आपस में करिए 7 त्रिक 21। ये सब तीर बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। माइनस का 1/4 ऐसे रहने दीजिए जो बाद में, मतलब पहले मैं दो भिन्नों को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए फिर आपका ये 14 × 6 = 20, 3 = 23, 23/21 - 1/4। अब 4 और 21 का लासा लेंगे तो 21 चौके 84 ही आएगा। तो 4 और 21 का लेंगे तो 84 आएगा। देखिए तरीका क्या होगा, यहाँ भी वही कर सकते हैं हम, चाहे तो इसको इससे करें, 23 को 4 से गुणा करना पड़ेगा, फिर माइनस इस 21 को इसे 1 से गुणा करना पड़ेगा और टोटल में बटे में 21 और 4 को आपस में ऐसे गुणा कर सकते हैं, ये भी तरीका है। तो 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, और भाई 4 × 3 = 12, 2 4 दूनी 8, 1 9, माइनस 21 एकम 21 और टोटल बटे 21 चौके 84। अब आप देखिए यहाँ से कटा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 9 में से 2 गया, ये आपका 71 बचा, 71/84 ये आपका उत्तर हो गया। नीचे 84 था, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप जरा इसको देखेंगे तो डायरेक्ट अगर करना हो तो भी देखिए। डायरेक्ट करने के लिए 7, 4 और 3 का लासा लेंगे। तो हम 7, 4 और 3 का लासा लेंगे तो पहले 2 से करेंगे, 2 से कटने वाली संख्या है 2 दूनी 4, फिर 2 से कटने वाली संख्या है 2 एकम 2, फिर 3 से देखेंगे 3 एकम 3, फिर 7 से, ये सभी आप जानते हैं। 2 दूनी 4, 3 12 7 84। देखिए गुणा करके 84 आ रहा है, यानी लासा 84 आ रहा है। तो अब हमको नीचे तो 84 बनाना है, 3/7 को भी 84 बनाना है। तो 84 कैसे बनेगा, आप सभी जानते हैं, 7 12 7 84 होता है, तो 12 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा इस वाले में, माइनस 1/4 इसको भी 84 बनाना है हर को। तो 84 इसको कैसे बनाया जाए, 4 को 84 बनाने के लिए 21 से गुणा होगा, 21 चौके 84 होता है। ठीक, माइनस ये 2/3, 3 को 84 बनाने के लिए किससे होगा, 28 से गुणा होगा। 3 × 28 करेंगे तो 84 होगा। अगर ये चीज़ समझ नहीं आती तो लासा में देख लीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 7 दूनी 14, दूना 28 मिल गया। अगर आपको 4 बताना था, 4 84 कैसे बने, तो 4 छोड़ दीजिए। देखिए ये 4 हो गया, 2 दूनी 4 छोड़ दीजिए, 7 त्रिक 21 से गुणा। ठीक है, तो इस तरीके से यहीं से हिंट मिल जाता है कि कैसे आप 84 बनाएं। अब आप देखिए 12 × 3 = 36/84 माइनस 21 एकम 21/84 माइनस 28 दूना 56/84 आपके सामने आ गया। अब क्योंकि 84 सभी के नीचे बटे में ऐसे लिखिए, बाकी इन संख्याओं को 36 - 21 - 56। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सॉरी माइनस नहीं था, प्लस था, तो आप प्लस कर लीजिए सबको। देखिए किनारे वाला प्लस था तो प्लस में कर लीजिए। अब आप देखिए प्लस की दो संख्याओं को जोड़ेंगे तो 56 और 36 पहले जोड़ लेंगे, फिर 21 घटा लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि 36 से 21 घटा लें, बाद में जो आए उसको इसमें जोड़ लें, लेकिन नियम ये कहता है बॉडमोस कि पहले जोड़ें फिर घटाएं। तो जोड़ते हैं 56 और 36 को, तो 56 50 30 80 6 हो गया 92, 92 माइनस 21/84। अब देखिए यहाँ से 1 बचा, ये 71/84 आपका ये भी आ गया।
इस तरीके से एक बार में भी ऐसे प्रश्न को सरल किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप इन भिन्नों को का जोड़ना घटाना भी अच्छे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और भिन्नों के जोड़ने घटाने पर आपसे प्रश्न अक्सर आते हैं और अक्सर आपको वो करने होते हैं। ठीक है, जैसे अब हो 5 सही 2/3 माइनस 1 सही 1/4, इसको आप जोड़िए घटाइए आंसर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसको पहले सरल भिन्न बनाएंगे, इसको इससे गुणा करते हैं, 3 × 5 = 15 और 2 जोड़ देते हैं 17, और नीचे बटे में जो है वही रहेगा। यहाँ भी 4 × 1 = 4 और 1 जोड़ देंगे 5, तो 5/4। अब देखिए 3 और 4 को आप हर बराबर करना पड़ेगा तभी घटा पाएंगे, तो ये 4 और 3 12 होगा। इसमें आप क्या करें, इसका 3 और 4 का लासा 12 ही आएगा। तो आप एक तो तरीका ये कर सकते हैं कि इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा करें, इसमें 3 से करें, या एक तरीका जो मैंने बताया इसको आप इससे कर लीजिए, 17 को 4 से, फिर माइनस 3 को इस 5 से, और बटे इनको आपस में, मतलब 3 और 4 को आपस में। तो 17 चौके 68 हो जाएगा आपका, माइनस 5 3 15 हो जाएगा, और बटे में 4 3 12 हो जाएगा। अब आप देखिए 68 में 15 घटे 8 में 5 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53/12 ये आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप अच्छे से इसको देखेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे इन सारे प्रश्नों को। जोड़ने और घटाने के लिए भिन्नों में जरूरी है कि उनके हर बराबर हों, तभी आप जोड़ घटा सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए भिन्नों का गुणा और भाग। अब मान लीजिए 2/7 को गुणा करना है 1/3 से, तो क्या होगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है 2 1 = 2, और नीचे नीचे गुणा हो जाता है 7 × 3, यही रूल होता है। तो मतलब 2/21। ऐसे अगर -4 बटे यहाँ पर मान लेते हैं 9 है और गुणा करना है -3/2 से, तो कैसे होगा, ऊपर का ऊपर माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 12 और 9 दूनी 18, ये आपका हो गया। फाइनली आप चाहें तो इसको यहाँ 2 6 12 और 2 9 18 काट सकते हैं, या फिर 3 से कर सकते थे। चलिए 2 3 6, नहीं अब नहीं कटेगा, 6 2 6 12 2 9 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, मतलब 2/3। इसी को यहाँ भी देख सकते थे, जो कट रहा हो काट दो, 3 1 = 3 3 3 9, 2 1 = 2 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं सब कटने के बाद 2/3 ही बचा। काट के भी कर सकते थे, या पहले गुणा कर दें और बाद में भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके आप कर सकते हैं जैसा चाहें। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए 8 सही 1/3 और गुणा करना है माइनस का 2/5, कितना आएगा, तो इसको पहले सरल करें। 8 3 24 1 25, आप देख रहे हैं 25/3 और गुणा माइनस का 2/5 बराबर, आप चाहें तो 5 1 = 5 5 25, ऊपर से नीचे संख्याएं गुणा में काटी जा सकती, गुणा में। ऐसा नहीं कि कभी ऐसे लिखा हो 8 + 9/3 और आप क्या करें, इस 3 से 3 3 9 काट दें, ये नहीं हो सकता। तब तक नहीं काटेंगे जब तक यहाँ गुणा ना हो। ठीक है, जब तक संख्याएं गुणे में नहीं होंगी ऊपर नीचे काट नहीं सकते, प्लस या माइनस में ऊपर नीचे से नहीं काटा जा सकता। ठीक है, ध्यान रखें। तो आप क्या करेंगे, 5 1 = 5 5 25, ये हो गया, और तो कुछ कटेगा नहीं। नहीं, अब 5 दूनी 10, ऊपर ऊपर गुणा होगा, माइनस यहाँ माइनस है तो माइनस का 10, और बटे में ये 3 1 = 3 3 ही रहेगा। ठीक, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भाई कि हमने इस वाली संख्या को पहले 8 3 24 1 25 25/3 कर लिया गुणे, ये आपका -2/5 है, पहले गुणा ही कर लें, 25 दूना 50 माइनस का 50 और 5 3 15। अब देखिए ये 5 से क्योंकि कट रही हैं संख्याएं, तो हम बाद में काट सकते हैं, 5 3 15 5 10 50, तब भी आप -10/3 देख सकते हैं, चाहे बाद में करें या पहले ही ऊपर नीचे से कट कर लें। तो गुणा भी आप देख लिया कि भिन्नों का गुणा ऊपर ऊपर यानी अंश अंश में हर में गुणा हो जाता है बस। भिन्नों का भाग, अब जैसे ये 3/7 और आपको भाग करना है 3/5 से, तो कैसे भाग होगा, इसका तरीका ये है, भाग करने का नियम ये है कि भाग की जगह गुणा लगाइए, जहाँ भाग है वहाँ गुणा लगाइए। पहली भिन्न ऐसे लिख लिया, फिर भाग की जगह गुणा लगाया और बाद वाली भिन्न को पलट दीजिए, 3/5 हो जाएगा 5/3। अब इस 3 से 3 कट गया, तो आप देखेंगे ऊपर 5 नीचे 7, तो 5/7 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब आप इसी प्रकार से देखेंगे, अगर ये तो आपका हो गया। अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 12/15, ठीक है, या चलिए ऐसा कर लेते हैं 11/15 और इसको भाग करना है 121/3 से। तो अब ये कैसे होगा, तो इसको आप देख सकते हैं 11/15 ऐसे रखिए, भाग की जगह लगाइए गुणा और इसको पलट दीजिए, 3 ऊपर और 121 ये, तो 11 1 = 11, 11 को 121 से 11 बार में कटता है, 3 1 = 3, 3 5 15, ऊपर तो सब कट गया, एक ही बचा, लेकिन 5 और 11 नीचे, 11 5 55 बचा, तो 1/55 इसका उत्तर हो गया। ठीक है,
आई थिंक आप भिन्नों का जोड़ना घटाना भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। तो चलिए, ये सारे प्रश्न आपके हो चुके हैं। भिन्नों में आप भिन्नों तक का चैप्टर कवर कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को आगे सॉल्व करते हैं। अब आपके सामने कुछ और प्रश्न लिखे हैं। देखिए, चैप्टर आपका यहाँ तक अगर आप कर लेंगे तो आप चैप्टर नंबर 6 तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपके मैथमेटिक्स का पूरा आधा खंड समाप्त हो जाएगा। 1 से लेके 6 तक के चैप्टर मैंने कंप्लीट इस वीडियो में करा दिए हैं, यानी ये कंप्लीट होने के साथ 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आगे सिर्फ 6 चैप्टर बचेंगे जो कि अगले वीडियो में आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है। जैसे यहाँ पर बोला गया अभाज्य, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से कटे या एक से कटे, यानी जिनका गुणनखंड सिर्फ वह स्वयं संख्या हो या एक हो। जैसे हम कहें कि दो किसी और संख्या से नहीं कटेगी, या तो एक से और या अपने आप से, 2 1 कम 2। तो 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अगर मैं कहूँ 3 कैसी संख्या, तो 3 या तो एक से कट सकता है या फिर स्वयं से। आपको ये सब बनाना नहीं, समझना है। तो 3 कैसी संख्या है? अभाज्य। 5 कैसी संख्या है? 5 क्या होगी? देखिए, सबसे पहले 4 को देख लेते हैं। 4 संख्या क्या है? एक से तो कटेगी, एक से तो हर संख्या कटती, एक तो सबका गुणनखंड होता है। लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 4 अपने आप से 4 1 कम 4 भी कटेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये संख्या ऐसी है जो कि एक से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, इसलिए ये अभाज्य नहीं हो सकती। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो एक से विभाजित हो या स्वयं से। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड सिर्फ एक हो या संख्या स्वयं हो और अन्य कोई संख्या ना हो। तो आप देख रहे हैं 2 3 5 7। अब देखिए 9 अभाज्य है या भाज्य? तो 9 भाज्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं 9 एक से तो कटेगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कटेगा। तो अपने आप और एक के अलावा 3 से कट जा रहा है, इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। 9 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 3 5 7 11 13 ये सब किसी और से नहीं कटेंगे, अपने आप से ही कटेंगे। इसके बाद 17 और फिर 19, आप देख रहे हैं फिर 23, 21 भी नहीं होगा क्योंकि 21 3 7 21 7 3 21, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से 21 यहाँ पर हो गया 23। अब देखिए 25 नहीं होगा, 24 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। कोई भी सम संख्या तो पहली बात इसमें आएगी नहीं अभाज्य में, सिवाय 2 के। ठीक है, और इसके बाद आप देख रहे हैं 29, ठीक है, और फिर देख रहे हैं 31। इस तरीके से संख्याएं ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। आप अच्छे से देख रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी दिख रही? तो 2। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है एग्जाम के लिए, यूपी टेट में भी बहुत पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? वो 2 है। और 2 एक ऐसी एकमात्र संख्या है जो सम भी है, और कोई सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो। सोचिए, क्योंकि सम संख्या 4 ये 2 से कट जाएगा, 4 से स्वयं से कट जाएगा, 6 भी 2 से। हर एक सम संख्या 2 से तो कटती ही है, इसलिए कोई भी सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती सिवाय 2 के। 2 एकमात्र सम संख्या है। 2 क्या है? एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है, एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य भी है। जो क्या है? अभाज्य भी है। ऐसा प्रश्न भी अक्सर पूछा जाता है कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताइए, तब भी 2। एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, तब भी 2। आप ऐसे उत्तर करेंगे। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है। तो आप अभाज्य संख्याएं समझ गए क्या होते हैं। अब भाज्य तो अपने आप ही आपको समझ में आ गया। इसका मतलब भाज्य ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्या से कट जाए, तो इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। भाज्य संख्या क्या है? वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए। जैसे 4 सबसे पहली भाज्य संख्या है छोटी। इसके बाद 6 होगा, ठीक है, 9 होगा, 4 6 8 होगा, 8 के बाद 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख रहे हैं 18 होगा। ये सब भाज्य संख्याएं। तो आप देख रहे हैं कि भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। तो भाज्य अभाज्य हो गया। भाज्य संख्या को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं, अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं। अपवर्त्य और अपवर्तक, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया अपवर्त्य। अपवर्त्य को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल। याद रखिए, मल्टीप्लाई करके मिलता है। इंग्लिश इसकी याद रखेंगे तो आसानी होगी। अपवर्त्य का मतलब उस संख्या का पहाड़ा पढ़िए। जैसे 7 के अपवर्त्य है तो 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35, 7 छंग 42 एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये सब 7 के अपवर्त्य हैं, मतलब गुणा करते चले जाइए।
3 के अपवर्त लिखने 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, तीनों पची 15, 3 छक्का 18 एंड सो ऑन, जितने भी लिखने हो। 11 के बताइए तो 11, 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 11 चौक 44 एंड सो ऑन। इसी तरीके से इसका मतलब जितनी भी संख्याएं, किसी भी संख्या के अपवर्त बताने, जैसे हमें 8 के 5 अपवर्त बताने हैं तो 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, ये 5 अपवर्त 8 के हो गए। प्रथम 5 अपवर्त हो गए 8 के, प्रथम 5 अपवर्त। अपवर्त मतलब गुणज। अपवर्त को एक नाम गुणज भी कह सकते हैं, मल्टीपल में, इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए कि किसी भी संख्या का अपवर्त बताना मतलब उसकी पहाड़ा या टेबल लिखना। जैसे हम कहें 17 का बताइए तो 17, 17 दूना 34, 17 तिहाई 51, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए। अब देखिए यहां से आता है एक वर्ड दूसरा, अपवर्तक, या एक और चीज कह सकते हैं समापवर्तक। ये होते हैं फैक्टर्स, जिनको हम बोलते हैं गुणनखंड। इसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। मतलब किन किन संख्याओं से वो संख्या कट सकती है, वो सभी उसके अपवर्तक होते हैं। जैसे मैं कहूं कि भाई 2 के अपवर्तक बताइए तो आप कहेंगे 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। 3 के अपवर्तक बताइए आप कहेंगे 1 से या स्वयं से 3 से ही, और किसी संख्या से तो भाग होगा नहीं। लेकिन 4 से जैसे कहेंगे 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा। 4, 1 से तो हर संख्या कटती है, 2 दूनी 4 भी होता है और 4 एक कम 4 भी। 5 में भी ऐसे 5 के अपवर्तक 1 और 5। 6 के अपवर्तक जैसे बोलेंगे आप कहेंगे 1 से कटेगा, 2 के पहाड़े में भी आएगा, 3 दूनी 6 भी होता है और 6 एक कम 6 भी होता है। इसी तरीके से 7 तो केवल 1 और 7 से ही होगा। 8 का लिखें तो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 के पहाड़े में आएगा और 8 स्वयं के पहाड़े में आएगा। इसी प्रकार से ये सब अपवर्तक है या समापवर्तक है। आप देख रहे हैं कि इन संख्याओं के समापवर्तक, जैसे कहा जाए 9 का बताइए तो आप कहेंगे 1 से, 3 तिहाई 9 और 9 एक कम 9। 10 के अपवर्तक बताइए आप कहेंगे 1 से, फिर 2 के पहाड़े में, फिर 5 के पहाड़े में, फिर स्वयं के पहाड़े में, मतलब 10 एक कम 10। 11 में 1 और 11 ही रहेगा। 12 के अपवर्तक आपको लिखने हैं, समापवर्तक लिखने तो 1 से, 2 के पहाड़े में 2 छंग 12, 3 चौके 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12 और 12 एक कम 12। ये सभी 12 के अपवर्तक हैं। 15 के भी लिखने हो तो 1, 3 पछे 15, 5 तिहाई 15 और 15 स्वयं में। तो ये सभी क्या है, जितनी भी संख्याएं पॉसिबल हैं जिनसे वो कट सकता है, भाग हो सकता है, वो सभी संख्याएं इन संख्याओं की क्या कहलाएंगी, अपवर्तक कहलाएंगी। तो आई थिंक आप समझ गए अपवर्तक या समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, तो आप अपवर्तक और समापवर्तक भी आपको समझा दिया गया है। नेक्स्ट, लासा और मासा। लासा और मासा सामान्य रूप से आप निकालना जानते हैं। लासा क्या होता है कि अगर किसी कुछ संख्याओं का, जैसे मैं कहूँ 4 और 5 का लासा बताना है तो 4 और 5 का आप लासा लेंगे, आएगा 20। सबसे छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसी सबसे छोटी संख्या जो इस 4 से और 5 से दोनों से कट जाए, वो 4 और 5 का लासा कहलाएगी। ठीक है, यानी कि 4 से भी देखिए कट रही, 4 पंचे 20, 5 चौके 20 भी है। तो इसको निकालने की 2 विधियां, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों विधियों को हम चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, लासा निकालने की गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि से लासा। अब देखिए लासा कैसे निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल 12 और 15 का लासा निकालना, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका गुणनखंड लिख देंगे। 15 के गुणनखंड 3 से कटेगा, 3 गुणे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको घातों के रूप में लिख देंगे। जैसे ये 2 बार आया है 2 तो 2 की घात 2, और 3 एक बार है तो 3 की घात 1, यहाँ से 3 की घात 1 और गुणे 5 की घात 1, ऐसे लिख देंगे। गुणनखंड विधि में यही करते हैं। अब इसका लासा लिखना है तो लासा में क्या होगा कि देखेंगे जो सबसे बड़ी घात है, 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। 3 की सबसे बड़ी घात सब जगह में 3 की घात सबसे बड़ी 1 ही है। 5 की भी सबसे बड़ी घात 1 है। बस यही सब गुणा कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4, 3 की घात 1 मतलब 3, 5 की घात 1 मतलब 5 ही रहेगा। 4 तिहाई 12 पंचे 60। आप देख रहे हैं 60 जो आया ये इसका लासा है। और एक इसी का भाग विधि होता है, भाग विधि से लासा, जो आप सामान्य विधि में करते हैं। जैसे आप ऐसे करते हैं 12 और 15 लिखते हैं और फिर एलसीएम लेते हैं, 2 छंग 12 15 ऐसे लिख देंगे। 2 से फिर करेंगे 2 तिहाई 6 15 को ऐसे लिख देंगे। फिर 3 से 3 एक कम 3, तीनों पची 15, फिर 5 से 5 एक कम 5, और बाद में लासा निकालने के लिए इनका गुणा कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। फाइनली 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंचे 60 हो रहा है, तो ये 60 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप लासा जो निकालते हैं वो किस प्रकार से, भाग विधि ये है, गुणनखंड विधि ये है। दोनों विधियों को मैंने एक साथ आपको समझा दिया है।
मासा की दोनों विधियों को मैं आपको समझा देता हूँ ताकि नियम आपको पता हो। तो आप सबसे पहले गुणनखंड विधि से मासा, गुणनखंड विधि से मासा, देखिए जिन लोगों को मासा लासा और अच्छे से पढ़ना हो तो उनको सेकंड सेमेस्टर वाली मैथमेटिक्स में जाएं, वहाँ लासा मासा और डिटेल में पढ़ाया गया है। जो चैप्टर आपके सेकंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में मैच कर रहे हो उनको वहाँ से भी सीख लीजिए, ठीक है। तो आपका कोर्स लगभग वैसा ही होता है। तो आप लोग लासा और मासा डीप में पढ़ने के लिए सेकेंड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में जाइए और मैथमेटिक्स के सेकेंड सेमेस्टर में मैंने लासा मासा को डिटेल में पढ़ाया, उसको भी वहाँ सीख लीजिए, ठीक है। चलिए अब गुणनखंड विधि से मासा, क्योंकि यहाँ समय कम है मैं शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुणनखंड विधि से मासा, अब जैसे मैं यही ले लेता हूँ, चलिए यहाँ से आपका एक ले लिया जाए, सपोज़ चलिए 12 और 18 इनका मासा निकालना। तो आप 12 को भाई ऐसे लास्ट गुणनखंड करेंगे जैसे आप एलसीएम करते हैं। 12 का गुणनखंड ऐसे होगा ना, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार से 18 का आप करेंगे तो 2 गुणे 3 आ जाएगा, ठीक है। जब आप 18 का करेंगे तो 2 9 18, 3 तिहाई 9, 3 एक कम 3 ऐसे तो आएगा। ये आप जब कर लेते हैं तो इनको आप क्या करते हैं, इनको घात के रूप में लिखते हैं, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसको भी लिखते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 2। अब यहाँ पर सब मासा में ये होता है कि जो सबसे कम घातें हैं, यानी कि दोनों में सबसे कम घात जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। दोनों में कॉमन भी हो, यानी जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। लासा में ऐसा नहीं था, लासा में सबसे बड़ी बड़ी घातों का गुणनफल लेते हैं, कॉमन हो या ना हो एक बार हर किसी का लिखते हैं। लेकिन मासा में क्या है, आपको कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखिए 2 यहाँ भी कॉमन है और सबसे छोटी घात क्या है, 2 की घात 1, तो ये लिखेंगे। फिर गुणा 3 यहाँ भी है, ठीक है, सबसे छोटी घात 3 की घात 1 है तो ये लिखेंगे। मतलब 2 गुणे 3 यानी 2 तिहाई 6 हो गया। अब दूसरे क्रम में मासा जब आप देखिए, अब 6 ऐसी संख्या है मासा जो इसको भी काटेगी इसको भी काटेगी, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये पहचान भी है। अब दूसरा यानी भाग विधि का आप देखिए, तो भाग विधि में वैसे 12 लिखेंगे और 18 और भाग देंगे, 12 एक कम 12, 6 बचा। अब जो 6 बचा यहाँ फिर से भाग का निशान लगाएंगे, ये संख्या यहाँ पर नोट करेंगे, 6 दूनी 12। जब जिस वक्त ये कट जाए तो यहाँ आई संख्या ही मासा होती इस जगह पर, यानी कि मासा बराबर 6 इसका उत्तर हो गया। इस प्रकार से भाग विधि और गुणनखंड विधि आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए ये आपके लिए लासा मासा का शॉर्ट इंट्रो हो गया। अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन आया है मासा और लासा का, 2 संख्याओं का मासा इतना है। जब भी ऐसे हो तो आप ये ध्यान रखिए एक सूत्र की 2 संख्याओं का गुणनफल, सूत्र होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का मासा गुणे लासा, ये सूत्र याद रखें। अब आप देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये भी रूल लिख सकते हैं भाई 2 संख्या है तो हम ऐसे कहें, चाहे ऐसे लिख दें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इस रूप में भी इसी सूत्र को लिखा जा सकता है, बराबर मासा गुणे लासा, इनका मासा गुणे लासा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यही सूत्र है, दोनों एक ही बातें हैं, बस चाहे वैसे बोलें या फिर ऐसे बोलें। अब देखिए हम इस सूत्र सवाल को लगाएंगे, 2 संख्याओं का मासा 15 है तो यहाँ आप इसी सूत्र को लिखेंगे, और 2 संख्याओं का गुणनफल, आपको इसमें 2 संख्याओं का बोला गया था उनका गुणनफल 900 है, तो मतलब इस गुणनफल की जगह आप 900 रख देंगे, बराबर इनका मासा दिया है 15 और आपको लासा बताना है, तो लासा आप ऐसे देखिए यहाँ इसी सूत्र में मासा की जगह 15 रख दिया, गुणे लासा बताना था और ये गुणनफल की जगह 900 रख दिया। अब ये देखिए 15 गुणे में है तो 900 के नीचे ये संख्या इधर गुणे में इधर बटे में आ जाएगी और इधर आपका लासा ऐसे ही रह जाएगा। 15 से काटिए, 15 छक्का 90, तो आप देख रहे हैं 60 आ गया इन संख्याओं का लासा उत्तर, ठीक है। ऐसे कभी भी कुछ संख्याएं मिल सकती हैं, कोई भी प्रश्न मिल सकता है तो इसी सूत्र में मान रख करके ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है, कभी भी याद रखें। जैसे आप अभी देखिए था 12 और 18 का आपने मासा निकाला था, मासा कितना आया था 6। अब यही प्रश्न ले लेते हैं, यदि 2 संख्याएं, पहली संख्या 12 दूसरी 18, मासा 6, तो लासा बताइए। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे मासा गुणे लासा ये बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या। अब देखिए मासा लासा में मासा पता है लेकिन लासा नहीं पता है, तो लासा ऐसे रहने दीजिए। पहली संख्या पता है 12, दूसरी संख्या 18, ये 6 उधर इधर गुणे में उधर जाएगा बटे में होगा, तो आप देख रहे हैं कि लासा बराबर 12 गुणे 18, तो ये है ही 6 इधर आएगा बटे में, 6 दूनी 12 और 18 दूना आप देख रहे हैं 36 आ गया। ठीक है, तो 12 और 18 का मासा तो 6 है और 12 और 18 का लासा 36 होगा, ये आपका निकल के आ गया आराम से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों की सहायता से ये चीज़ें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे, इस सूत्र के प्रयोग को भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट 56, 70, 84 का लासा, तो भाई 56, 70, 84 लासा निकालते हैं। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, 28 दूना 56 होता है, 35 दूना 70 होता है, 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 पंचे 10, और यहाँ भी 2 से काटिए, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से कटने वाली संख्याएं दिख रही, सम संख्या है तो 2 से काटते हैं, 2 14 दूना 28, 35 अब नहीं कटेगा 2 से, ऐसे ही 2 ये कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 21 दूना 42, 21 आ जाएगा। अभी भी 2 से 14 कटेगा, 2 सती 14, 35 नहीं कटेगा, 21 ऐसे ही रख लीजिए। अब कोई संख्या 2 से नहीं कटेगी, 3 से कोई संख्या कटेगी, यस 21 कटेगा 3 से, तो 3 से भी काटेंगे, 7 ऐसे नोट कर लेंगे। 35 3 से कटेगा नहीं, 3 सत्ते 21 कट जाएगा। अब 3 के बाद 5 चेक किया जाएगा। देखिए लासा निकालने में आप 2 से करिए, 3 से करिए, 5 से करिए, 4 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 2 से जो कट जाएगा उसको 4 से करने की जरूरत नहीं होती। लासा करने में 2 से चेक किया जाता है, 3 से, 5 से, फिर 7 से, फिर 9 से नहीं चेक करेंगे क्योंकि 3 से हो चुका है, तो आप क्या करेंगे 11 से, इसी प्रकार से चेक करते हैं, है ना। तो ये हो गया 11 के बाद फिर 13, है ना, 13 के बाद फिर 17 को चेक किया जाएगा, ऐसे चेक किया जाता है। तो यहाँ पर अब 5 की बारी आई। 5 से कटने वाली संख्या 35 है, 5 से काटेंगे 7 ऐसे लिखेंगे, 5 सते 35, ये भी 7, अब सब 7 हो गए तो 7 से अब सब 7 एक कम 7 कट जाएगा। जब 1 1 1 हो जाए तो आपका समझिए लासा की वो अंतिम स्टेप है। अब इन सभी को गुणा करेंगे, जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो आप क्या करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 8 पंचे 40। चलिए ये कर लेते हैं, गुणा कैसे भी करिए, सबको गुणा ही करना है, आप चाहे जैसे करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 पंचे ऐसे करिए, चाहे जैसे करिए, बस सबका गुणा करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 ले रहा हूँ, 8 पंचे 40 ले रहा हूँ, तो ये हो गया 40, और ये 3 और 7 का गुणा 3 सत्ते 21 अलग ले रहा हूँ, 21 चौके 84 और 0 840, ये आ गया आपका लासा। आप कैसे भी डायरेक्ट भी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 24 पंचे ऐसे करके, और फिर 7 से तब भी 8, ये आपका आएगा 840। ठीक, ये लासा आपका आ चुका है, ये भी प्रश्न आपका हो गया। और लासा मासा को डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोग सेकंड सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स में जाइए, और उनमें लासा मासा पढ़ाया गया, डिटेल में पढ़िए वहाँ पर। 24 27 और 72 का मासा, देखिए अब 3 संख्या है 24 27 और 72, इनका मासा 24 27 और 72 का मासा। देखिए मासा क्या होगा, भाग शुरू करेंगे 24 से 27 को पहले भाग देंगे, 24 एक कम 24 हो जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, इस 3 से इस 24 को फिर काटेंगे, 3 अठी 24, जहाँ पर कट गया तो 2 संख्याओं के लिए तो हो गया। अब इस 3 को फिर उतारेंगे और ये जो अगली संख्या इसको लिखेंगे 72, इसको चेक करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 12, 3 चौके 12, क्योंकि ये पूरा कट गया, तो यहाँ जो अंतिम रूप में संख्या आई वही इसकी मासा हो गया, इन संख्याओं का मासा हो गया। ठीक है, मासा इस प्रकार से किया जाता है, ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं, फिर भी अच्छे से आपको समझाया जा रहा है, ध्यान दीजिए कैसे मासा 3 संख्याओं के लिए किया गया है। ठीक है, बाकी डिटेल में बहुत आराम से पढ़ने के लिए सेकंड सेमेस्टर में प्लेलिस्ट में जाकर के लासा मासा पढ़िए। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और एक एक्स प्लस 1 है, इसका मासा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स पर स्क्वायर है ही, 1 पर भी आप स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोई चीज़ होती है तो इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी हम इसको बोल सकते हैं एक्स प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। यही चीज़ इस रूप में कन्वर्ट होके आ गई। और एक चीज़ ये आपकी देखिए एक्स प्लस 1 दी ही थी, दूसरी चीज़ ये दी थी, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। ठीक भाई, ये वाला बदल के आ गया, ये पहले से दिया हुआ है। अब मासा में क्योंकि मालूम है मासा क्या लिया जाता है, जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स प्लस 1 यहाँ भी, एक्स प्लस 1 यहाँ भी, तो यही एक्स प्लस 1 दोनों में है, इसलिए यही आपका मासा हो जाएगा बस। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर मासा ये हो गया। आई होप आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे।
नेक्स्ट परसेंटेज। देखिए परसेंटेज को नॉर्मल पहले समझिए, कोई भी प्रतिशत लिखा है, जैसे लिखा 25%, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत के नीचे बटे 100 कर देते हैं, प्रतिशत के नीचे बटे 100 कर देंगे, वो भिन्न में बदल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं 25/100 एक भिन्न है, काट के 25 एकम 25 चौके 100, ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी एक भिन्न है। या इसी को बाद में हम 25 को 100 से भाग करते तो 0.25 भी आ जाता है, या इसको इससे भाग करेंगे तो यही आएगा, दशमलव में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न को, किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। जैसे हम कहें कि भाई आप क्या करिए 15% को भिन्न में बदलिए, तो आप क्या करेंगे 15 के नीचे बटे 100 लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 है ना, नीचे आएगा 20, ये हो गया। तो 3/20 इसका उत्तर हो गया, भिन्न में बदल गई है ना। और कोई भी भिन्न, जैसे यही दिया होता 3/20 और इसको प्रतिशत में बदलना, कोई भी भिन्न से प्रतिशत बनाना तो गुणे 100 करेंगे। अब देखिए 0 से 0 कटा, 2 से ये आप काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब ये देखिए प्रतिशत में बदल गया, यानी कि भिन्न से दशमलव में भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा और प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। ये सब बेसिक बातें आपको पहले से मालूम होती हैं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर बात आती है कि प्रतिशत निकालते कैसे। जैसे यहाँ है 150 का 12%, ये पूछा गया प्रश्न है किसी साल में, 150 का 12% क्या होगा, तो 150 ऐसे लिखिए, का की जगह गुणा लगाइए, 12%, 12 जो भी प्रतिशत होता है उसी के नीचे बटे 100 ले लिया जाता है ऐसे। ठीक है, अब सरल कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए, 5 से देखिए 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, 2 से 2 एकम 2 और 2 छंग 12 आप देख रहे हैं। ठीक है, तो 6 त्रिक 18, ये आपका जो 18 आया ये 150 का 12% है। 150 का 12% कितना है, 18। अगला प्रश्न है, पूछा गया 24/80 का कितना प्रतिशत है। जब इस प्रकार का प्रश्न आए जिसमें ध्यान दीजिए लिखा है 24/80 का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न आप ध्यान दीजिए, लैंग्वेज क्या है, जिसको पूछा गया है कि ये कितना प्रतिशत है, इसी को लिखिए और इसके साथ गुणे में 100 लिख दीजिए और बटे में दूसरी संख्या जिसके बारे में पूछा गया। टोटल ये ना 80 का पूछा गया था कि 24/80 का कितना है, तो 24 के साथ गुणे 100 बटे 80, बस 1 1 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, आप देख रहे हैं 30 है ना। 24/80 का 30% है, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ, 8 त्रिक 24, 10 तिहाई 30, हाँ ठीक है 30% है। ओके, तो ये हो गया आपका 24/80 का कितना प्रतिशत है, 30% है। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कोई प्रश्न, जैसे कहा जाए 300 500 का कितना प्रतिशत है, तो हम क्या करेंगे 300 को गुणे में 100 उसके साथ लिखेंगे और टोटल 500 का पूछा गया था इसको बटे में कर देंगे। अब देखिए 1 0 1 0 कट गया, दोनों 0 कट गए, 5 एकम 5 छक्का 30 और ये 0 यानी 60 आया, तो 60% है। जो 300 है वो 500 का 60% है। ठीक है, अगर कहा जाए 420 600 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो आप क्या करेंगे, इसके बारे में पूछा गया और टोटल ये है, तो जिसके बारे में पूछा गया उसके साथ गुणे में 100 करेंगे और टोटल वाले को नीचे बटे में लिखेंगे, बस 1 1 0 कट गया, देखिए 6 कम 6 6 7 42 0, 70% आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका कट के 6 7 42 और ये 0 70 आया, 70% आपका उत्तर हो गया, मतलब 420 600 का 70% है। तो आई होप आप इन सारे नियमों को समझ गए, प्रतिशत भी समझ गए, जनरल बातें भी समझ गए, कोई भी प्रतिशत निकालना है तो वो भी समझ गए। अगर एक आध प्रश्न में थोड़ा सा और घुमाव के ले लेता हूँ, जैसे x का 15% बराबर, x का 15% बराबर अगर 60 है तो x का मान बताइए। x का 15% 60 है तो x का मान बताइए यहाँ से। तो आप क्या करेंगे, x गुणे 15/100 ऐसे करेंगे बराबर ये 60, x ऐसे रहने देंगे, ये जो बटे में संख्या है x गुणे 15, ये बटे वाला उधर जाएगा पहले, तो इस 60 के साथ बटे में उधर गुणे में हो जाएगा 100, इधर बटे में उधर गुणे में। अब इस x बताने के लिए 15 को भी उधर ले जाना पड़ेगा, तो 60 गुणे 100 वहाँ है ही, 15 ये गुणे में है, 15 बटे में आ जाएगा इधर, तो 15 एकम 15 चौके 60, 4 को 100 से गुणा करेंगे 400, आप देख रहे हैं कि x का मान 400 आ गया।
ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, जहाँ पर का था वहाँ गुणा लगाएंगे, जिसके साथ प्रतिशत है उसके नीचे बटे 100 लिखेंगे। बाकी सामान्य प्रक्रिया है, जो चीज़ इधर जोड़ होता है उधर घटाव हो जाता है, जो गुणा होता है उधर भाग हो जाता है। ये सब क्रम आप जानते हैं, फिर भी मैंने आपको समझा दिया। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्रतिशत तक का मैं आप यहाँ पर कंप्लीट मानता हूँ। उसके बाद भी जिन लोगों को प्रतिशत भी ढंग से पढ़ना हो, बेसिक, वो पहली क्लास आप जा करके प्रतिशत की भी देख सकते हैं। यूपी टेट के कोर्स में सिलेबस में जा करके, यूपी टेट मैंने पढ़ाया हुआ, यूपी टेट के सिलेबस में प्रतिशत को पढ़ाया, तो उसमें पहला दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं, या पहले वीडियो से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आप सर्च करके यूपी टेट की मैथमेटिक्स में प्रतिशत का पार्ट 1 देखिए और वहाँ से बेसिक सारी चीज़ों को सीख लीजिए। वो भी कर सकते हैं, आपके काम की चीज़ें वहाँ भी मिल जाएंगी। तो आप ढंग से सीखिए, समझिए अपने सिलेबस को, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मैं अब ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता हूँ। आज आपका आधा मैथमेटिक्स ख़त्म कर दिया मैंने, 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं आपके। तो आई थिंक आपको अब अगले वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट करवा पाऊँगा तो करवा दूंगा, प्रयास मेरा रहेगा, देखता हूँ। आप लोग अच्छे से वीडियोज़ को शेयर करिए, ढंग से पढ़िए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।